इन द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहां पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट इकोलॉजी को। हम हमारे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर की। अगर लाइट नहीं होगी, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होगा, तो बताओ मेरे भाई, क्या कोई प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? लाइट नहीं होगी तो क्या प्लांट खाना बना पाएंगे? प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो आप क्या खाओगे? कुछ भी नहीं खा पाओगे। जब आप एक एटम के भी न्यूक्लियस में घुस जाते हैं, जब आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करने लगते हैं, तो आप कहते हैं फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट हो गई। जब आप बायो पढ़ते हैं तो सबसे छोटी चीज आप क्या पढ़ते हैं? बायो से संबंधित, स्पेसिफिकली बायो से संबंधित बायोमोलिक्यूल्स। कई बार क्या होता है, जब हम खुद से किताब पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आते हैं। जब टीचर अच्छे तरीके से समझा देते हैं उन पॉइंट्स को, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आती है। So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. विपिन कुमार शर्मा and मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला पे इन द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहां पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट इकोलॉजी को। तो दोस्तों, हमारी 2 यूनिट्स बची हुई है सिर्फ पूरी की पूरी सीरीज में। द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट वी आर गोइंग टू टैकल इज इकोलॉजी एंड देन आफ्टर हम लोग जेनेटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो टोटल 5 चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं। आज हम हमारे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी इकोसिस्टम। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की तरफ। देन हम लोग बात कर रहे होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। एंड लास्ट चैप्टर वुड बी योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके बाद ये सीरीज कंसोलिडेट हो जाएगी। और साथ ही साथ इसका सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा होगा। तो आप चाहे तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया है, मैं माफी चाहता हूं, 2-3 सेकंड में करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दिस इज द क्यूआर कोड, सारी की सारी डिटेल्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, नोट्स, शीट्स, सारी की सारी चीजें मिल रही होंगी। तो इसको आप एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डायरेक्टली आप सर्च करना चाहें तो विपिन सर के जारविस नाम से आपको यह टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बहुत सारा एडिशनल कंटेंट भी यहां पर आने वाला है, तो आप इसे एक बार जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। देन आफ्टर, जैसा कि मैं हर बार आपको क्वेश्चन देता हूं कि ये जो सीरीज है ये एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ सीरीज जो कि अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए तैयार कराई जा रही है। तो आपको अपने नोट्स जो है बाद में देख लेने हैं। ये नोट्स जो मैं आपको इस लेक्चर में बना बना के पढ़ाने वाला हूं, ये भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एज वेल एज पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में पीडब्ल्यू एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। जा करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सीधा लिखेगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आपको मेरी तस्वीर दिख जाएगी मुस्कुराते हुए। उसके नीचे जाकर आप सारे पीडीएफ नोट एक सीक्वेंस में जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदर देन दैट, आपके पास अगर मेरे हस्तलिखित नोट्स की किताब है, यानी कि बॉटनी मेड इजी है, तो क्या ही कहने। उसके बाद तो आपको कुछ और जरूरत है नहीं, किसी और चीज की जरूरत है नहीं, तो उससे भी आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही हमारी सीरीज का नाम है, तो एनसीईआरटी की किताब में भी आप एडिशनल पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और या फिर अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या हमारे ही किसी बैच से पढ़ रहे हैं, तो बैच नोट्स में भी आप एडिशनल बातें लिख सकते हैं और इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग हर क्लास में सुनते हैं, बट अगेन अगर कोई स्टूडेंट बीच में से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, किसी रैंडम चैप्टर को देख रहा है, तो ये बात बताना जरूरी है। आपको बस वो पॉइंट्स नोट करने हैं जो आपको अलग तरीके से समझ में आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब हम खुद से किताब पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आते। जब टीचर अच्छे तरीके से समझा देते हैं उन पॉइंट्स को, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल रही हो, या ऐसा डेटा जो आपको लगता है कि लिख के बार बार याद करके ही आपको एक बार दोहरा दोहरा के ही अपने दिमाग में बैठाना होगा, उस डेटा को आप चाहें तो लिख सकते हैं। स्टिकी नोट्स पे नोट करके आप अपनी एनसीईआरटी में या मेड इजी पे चिपका सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। लेकिन इस सीरीज को अपने पेस पे देखिएगा। ये चैप्टर अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 1.5x पे, 1.75x की स्पीड पे आराम से मेरी बातों को सुनते चले जाइए, सामने एनसीईआरटी खोल के रखिए, पन्ने पलटते जाइए, एंड आपका ये चैप्टर बहुत स्मूथली क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन कि यहां पर चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट है ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। दिस इज अ रिमूव्ड पार्ट। मैं आपको अपनी एनोटेटेड एनसीईआरटी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट इंक्लूडेड होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से। आप एक रीडिंग जरूर मार लीजिएगा। मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स का दूंगा जरूर, लेकिन मेन जो फोकस होगा वो हमारा पॉपुलेशन के ऊपर होगा। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर को विद मेन फोकस ऑन द पॉपुलेशन टॉपिक। सो दोस्तों, यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को। एंड यूनिट का नाम जैसा मैंने बताया था, इट इज इकोलॉजी। तो सबसे पहले जानते हैं इकोलॉजी क्या होता है, राइट? जब भी हम किसी टॉपिक में घुसते हैं, क्या करते हैं भैया? खोपड़ी पे लगाते हैं सरसों का तेल, घुस जाते हैं टॉपिक के नाम में ही सीधा। तो यहां पर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है इकोलॉजी। इको और लॉजी 2 शब्द यहां पर आ रहे हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी,
जैसे बायोलॉजी में भी लॉजी का मतलब था स्टडी और बायो का मतलब था लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहां पर भी लॉजी का मतलब स्टडी होगा। और इको का मतलब क्या होता है? इको एक शब्द से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है ऑइकोस, जिसका मतलब होता है होम। यानी आप अपने घर की स्टडी कर रहे हैं। घर की मतलब जिस जगह आप रहते हैं। घर का मतलब सिर्फ आपका मकान नहीं है, आपके आस पड़ोस का इलाका भी है जहां पर आप रह रहे हैं। आप एक सोसाइटी का रेफरेंस ले सकते हैं। समझ लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, तो क्या उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु नहीं है? बिल्कुल है सर। भाई सोसाइटी में आप भी हो, आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, आपके आस पड़ोसी भी हैं, किसी ने पेट भी पाला हुआ है, घर पे प्लांट्स भी रखे हुए हैं, घर के किचन के सिंक से आपका कॉकरोच भी निकल रहा है, दीवारों पे छिपकलियां भी चल रही हैं, आपके मच्छर भी घूम रहे हैं, मक्खी भी घूम रही है, कई सारे आपके और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। सुबह जो है आपकी बैल्कनी में आकर के कबूतर बैठ जा रहा है। तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपके आसपास रहते हैं, इन सबकी आपको स्टडी करनी होती है इन इकोलॉजी। और जितने भी प्लांट्स एनिमल्स आपके आसपास रहते हैं, इन सबकी लाइफ जो है वो कुछ अबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों चीजों की आपको स्टडी करनी होती है, बायोटिक चीजों की भी और अबायोटिक चीजों की भी। तो बायोटिक चीजों में क्या क्या आ गया भैया? बायोटिक चीजें, नाम से ही पता लग रहा है, बायो यानी लाइफ, यानी ये क्या है? आपकी लिविंग चीजें हैं। तो लिविंग चीजों में क्या क्या आ गया मेरे बंधु? लिविंग चीजों में आ गए आपके प्लांट्स, जो कि खाना बनाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। अब ये प्लांट खाना बना रहे हैं, इनको हम खा जाते हैं, तो आएंगे एनिमल्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स, जो कि खाना खाते हैं, प्लांट का बनाया हुआ खाना खाते हैं। एंड मेरे दोस्त आते हैं यहां पर आपके डीकंपोजर्स, जो कि आपका डीकंपोज कर रहे होंगे मरे गले सड़े मैटर को। किसी भी प्लांट की डेथ हो गई, एनिमल की डेथ हो गई, तो डीकंपोजर्स इनको डीकंपोज कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। बायोटिक चीजें हैं मेन। अगर आप अबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, तो अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ही बायोटिक फैक्टर्स जिंदा रह पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होगा, तो बताओ मेरे भाई क्या कोई प्लांट सरवाइव कर पाएगा? लाइट नहीं होगी तो क्या प्लांट खाना बना पाएंगे? प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो आप क्या खाओगे? कुछ भी नहीं खा पाओगे। प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी के सारे एंजाइम्स काम कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर जगह पर एक प्रकार की मिट्टी होती है, उसी मिट्टी में प्लांट उगते हैं। एक पर्टिकुलर जगह पर पानी होता है, पानी से ही प्लांट उग पाते हैं। आपकी बॉडी भी 70% पानी की बनी हुई है, यानी इन सारी चीजों की जरूरत मोर और लेस आपको भी है। और प्लांट को तो है ही, लाइट स्पेसिफिकली प्लांट को ज्यादा जरूरत है। प्लांट खाना बनाएगा तभी तो आप भी जिंदा रह पाओगे, तो लाइट की जरूरत आपको भी तो हुई। अगर समझ लो लाइट नहीं है इस अर्थ पे, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो आप किसको खाओगे? आपकी भी डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली लाइट की वजह से ही तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों आपको पढ़ने होते हैं इकोलॉजी में। यानी यहां पर आप रिलेशनशिप्स पढ़ रहे होते हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। तो ये एनवायरमेंट कैसा है? फिजिकल एनवायरमेंट है, यानी आप अबायोटिक एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आसपास के वातावरण से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने आसपास की चीजों से, अपने एटमॉस्फेयर से, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, इन सब से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। इन सब की स्टडी आपको करनी होती है। लेकिन इकोलॉजी जो है ये भी लोअर लेवल से हायर लेवल पे बढ़ती रहती है। तो कैसे आप स्टडी स्टार्ट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे यहां पर भी सेम बात लिखी हुई है, कवि सेम बात कहना चाहते हैं कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग। आपके आसपास जितनी भी चीज है, जिंदा चीजें हैं या अबायोटिक चीजें हैं, आपका एनवायरमेंट है, सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, इनकी सबकी स्टडी इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। अब मेरे भाई बायोलॉजी किस लेवल पे स्टार्ट होती है? बायोलॉजी किस लेवल पे स्टार्ट होती है? जब भी आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स किस लेवल पे स्टार्ट होती है, तो फिजिक्स में एक अलग से यूनिट आती है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। जब आप एक एटम के भी न्यूक्लियस में घुस जाते हैं, जब आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करने लगते हैं, तो आप कहते हैं फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट हो गई। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप बेसिकली क्या पढ़ते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। जब आप बायो पढ़ते हैं तो सबसे छोटी चीज आप क्या पढ़ते हैं? बायो से संबंधित, स्पेसिफिकली बायो से संबंधित बायोमॉलिक्यूल्स। तो जब आप बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे होते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो यहां पे बायो शुरू हो जाती है। तो इकोलॉजी कब स्टार्ट होगी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो इकोलॉजी की शुरुआत एक ऑर्गेनिज्म से होती है। तो इकोलॉजी की शुरुआत हमेशा ऑर्गेनिज्म से होती है। समझ लीजिए आप मेरी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इकोलॉजी। आप एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं,
और अगर आप मेरी स्टडी कर रहे हैं तो आप टेक्निकली क्या पढ़ रहे होंगे? सर अगर हम आपकी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, यानी आपकी फिजियोलॉजी के बारे में, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यही पढ़ रहे होंगे। यानी अगर मैं आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी की स्टडी करता हूं, आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की स्टडी करता हूं, देन दैट इज ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी। यानी मैं एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहा हूं, इसे ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हो तो आप कुछ नहीं, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके सिस्टम्स देख रहे हो। यह है ऑर्गेनिज्म। इसके ऊपर एक चीज आती है, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन मतलब, बहुत आराम से सुनना, पॉपुलेशन मतलब एक पर्टिकुलर इलाके में एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दे मेक अ पॉपुलेशन। मतलब अगर मेरे से कोई कहे कि भारत में ह्यूमंस की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। तो मैंने यहां 3 शब्द इस्तेमाल किए, भारत में, यानी मैंने एरिया स्पेसिफाई कर दिया, मैं सिर्फ अपने देश भारत की बात कर रहा हूं। भारत में ह्यूमंस की, यानी मैंने स्पीसीज स्पेसिफाई कर दी, मैं सिर्फ होमो सैपियन की बात कर रहा हूं। मैं इसमें गधे, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी कुछ नहीं गिन रहा हूं, सिर्फ ह्यूमंस गिन रहा हूं। और उनकी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, यानी मैंने आबादी का नंबर भी बता दिया। तो पॉपुलेशन में एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक पर्टिकुलर इलाके में, उनको मैं पॉपुलेशन कहता हूं। और ये जो मेंबर्स है सेम पॉपुलेशन के, ये आपस में ब्रीड भी कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम स्पीसीज के हैं। तो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ाया गया था कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आपस में मेट कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो एक पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स आपस में मेट कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज इन एन एरिया, इन अ स्पेसिफिक एरिया, दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से बड़ी चीज आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब एक एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे जिले में मुझे सिर्फ डॉग्स काउंट करने हैं, तो एरिया क्या हो गया? मेरा जिला, मेरी डिस्ट्रिक्ट। और मुझे सिर्फ डॉग्स काउंट करने हैं, तो स्पीसीज क्या हो गई? सिर्फ डॉग हो गई। अगर मैं अपने जिले के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काउंट कर लेता हूं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई अबायोटिक चीज नहीं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काउंट कर लेता हूं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गधा, घोड़ा, आदमी, पौधा, सब कुछ, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में जितनी भी लिविंग स्पीसीज है एक पर्टिकुलर इलाके में, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा इलाका आप ले सकते हो, इसे हम कह सकते हैं कम्युनिटी। सारी बायोटिक चीजों की आप यहां पर कैलकुलेशन करोगे। फिर इससे भी बड़ा लेवल आता है, जो कि हमारा अगला चैप्टर भी है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में चीजें फंक्शनल हो जाती हैं। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर पानी नहीं है, उसको आप प्रॉपर सॉइल नहीं दोगे, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है अगर बॉडी का मेंटेन्ड, या प्लांट को अगर लाइट नहीं दोगे, तो क्या वो काम कर पाएगा, फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फंक्शन करने के लिए बायोटिक और अबायोटिक चीजों का मिलन होना, इंटरेक्शन होना जरूरी है। वो इंटरेक्शन पहली बार इकोसिस्टम में होता है। इकोसिस्टम मतलब यहां पर ये जो बायोटिक चीजें हैं, इनका इंटरेक्शन हो गया, इनको प्रॉपर लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर सब कुछ दे दिया, इनका इंटरेक्शन इनके साथ हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो यहां जो है इंटरेक्शन हो गया है मेरे भाई, आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन हो गया, यह है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद और बड़े लेवल की चीज आती है, दैट इज बायोम। बायोम क्या है? एक बहुत बड़ा इलाका, एक लार्ज रीजन जिसका खुद का क्लाइमेट होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं रेगिस्तान, डेजर्ट, तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बनेगी? सर रेगिस्तान में इमेज ऐसी बनेगी कि बारिश बहुत कम है, पानी बहुत कम है, चारों ओर जो है आपकी धूल उड़ रही है ना, बहुत तेज स्कॉर्चिंग धूप है, वेजिटेशन एकदम कम दिखाई दे रही है, रेत ही रेत फैली हुई है, ये आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी। यानी रेगिस्तान के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में 4-5 पॉइंट्स आ गए। मैं अगर बोलूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट में आपको हरे भरे पेड़, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, घना जंगल दिखाई देगा, ह्यूमिडिटी दिखाई देगी, खूब बारिश हो रही है, ये सब दिखाई देगा। नाम ही है रेन फॉरेस्ट, तो रेन तो होगी। तो हर इलाके की अपनी कुछ स्पेशलिटी, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो एक बहुत बड़ा इलाका जिसका एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है, जिसका एक स्पेसिफिक मौसमीय आकार है, उसे हम बायोम कहते हैं। यस, तो एक बायोम में भी छोटे छोटे हैबिटेट हो सकते हैं। जैसे आपको रेगिस्तान में भी जरूरी नहीं हर जगह सूखा ही मिले, हो सकता है रेगिस्तान में कोई छोटा मोटा हल्का सा तालाब भी मिल जाए, कोई वेटलैंड बना हुआ है, कोई कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ है, वहां आपका अलग से एक छोटा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, वहां मछलियां वगैरह मिलेंगी, पूरे रेगिस्तान में नहीं मिलेंगी। तो छोटी मोटी चीजें अलग होती है। जैसे रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में जहां तक देख रहे हो जंगल 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 जंगल, पेड़ 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 पेड़, बीच में नदी बह रही है, तो नदी में थोड़ा अलग इकोसिस्टम आएगा।
तो एक बहुत बड़े बायोम में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बायोम का जब आप दिमाग में एक चित्र बनाते हो तो आपको 3-4 पॉइंट्स एक क्लाइमेट के बारे में पता लगते हैं। जैसे कि एक नदी जो है ये भी अपने आप में क्या है, आपका एक बायोम है ना। आपका बेसिकली एक रेगिस्तान भी बायोम है। आपका आर्कटिक अंटार्कटिक जहां बर्फ पड़ती है वो रीजन, वो अपने आप में एक बायोम है, वहां का अलग मौसम है, वहां बर्फ पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज आती है बायोस्फीयर। बायो मतलब लिविंग यानी लाइफ, और स्फीयर माने गोला, यानी हम हमारे अर्थ की बात कर रहे हैं, हमारे पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो अर्थ है ये सारे के सारे लोकल इकोसिस्टम्स का एक सम है। इसे हम ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। दुनिया में जितने भी छोटे 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 इकोसिस्टम हैं, छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे पहाड़, इन सबको मिला करके पूरी अर्थ बनती है, जिसे हम ग्लोबल इकोसिस्टम, पूरा ग्लोब कह रहे होते हैं, यानी कि इसे हम बायोस्फीयर कह रहे होते हैं। राइट? यानी सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म से इकोलॉजी की डिस्कशन स्टार्ट होती है। बायो शुरू हुई बायोमोलिक्यूल से, इकोलॉजी की डिस्कशन स्टार्ट हुई एक ऑर्गेनिज्म से। इसे ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहा जाता है। फिर एक ही स्पीसीज के कई ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे किए, एक जगह पर एक इलाके में रख दिए, इनकी स्टडी को हम लोग पॉपुलेशन स्टडी कहते हैं। फिर एक इलाके में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग स्पीसीज के, इनको हमने कम्युनिटी कह दिया। इकोसिस्टम में लिविंग नॉन लिविंग हर चीज को हमने पढ़ लिया एक पर्टिकुलर इलाके के। बायोम मतलब एक ऐसा बड़ा इलाका जहां पर अपना खुद का क्लाइमेट हो, और इस दुनिया के जितने भी छोटे छोटे इकोसिस्टम हैं इन्हें मिलाकर हमने ग्लोबल इकोसिस्टम कह दिया, यानी हम लोगों ने क्या कह दिया, बायोस्फीयर कह दिया। ये पूरी की पूरी हायरार्की है ओवरऑल आपकी इकोलॉजी की। सेम चीज यहां पर देखिए कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स यहां पर इकोलॉजी में देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बाद बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स थे, कम्युनिटी में एक इलाके में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रकार के सबको जोड़ दिया। इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक दोनों का इंटरेक्शन हुआ। बायो मतलब एक बड़ा सा इलाका जिसका खुद का क्लाइमेट हो, और बायोस्फीयर मतलब हम लोग हमारे गोले की, हमारे अर्थ की बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेनेट, एक ऐसा गोल मटोल प्लेनेट जिसपे लाइफ दिखाई देती है, इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, बायोस्फीयर या अर्थ कह दिया। करेक्ट? ये हम लोगों ने देखा। तो अभी हमारा जो मेन मोटो है वो है टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन। मेन मोटो जो है वो है टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन। तो एक बार पॉपुलेशन में घुस जाते हैं मेरे भाई। राइट? तो पॉपुलेशन में क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सेम स्पीसीज के होंगे तभी आपस में फर्टाइल बच्चे पैदा कर पाएंगे, और एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। यस, इस पॉपुलेशन की स्टडी को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को एक नई ब्रांच बना के पेश किया गया है जिसे डेमोग्राफी कहा। जैसे आप अगर YouTube चलाते हैं तो आप डेमोग्राफिक एनालिसिस कर सकते हैं, आप अगर Instagram चलाते हैं तो डेमोग्राफिक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए आप Instagram चलाते हैं तो आप अलग से अपने चार्ट्स पे जब जाएंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना वो आपको क्या करता है, आपको बेसिकली अलग अलग नंबर्स बताता है कि आपकी ये वाली रील इतने लोगों ने देखी, इतने जो है मेल थे, इतने फीमेल थे, उत्तराखंड के इतने लोगों ने देखी, हिमाचल प्रदेश के इतने लोगों ने देखी, राजस्थान के इतने लोगों ने देखी, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र के इतने इतने लोगों ने देखी, उसमें से भी कितने मेल थे कितने फीमेल थे, वो सारा डेटा आपको बताता है। दिस इज डेमोग्राफिक एनालिसिस। यानी आपको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में, इसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, 15 साल से कम के पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, 15 से 30 साल के बीच के पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, कंप्लीट डेटा जब आपके पास हो, यानी जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन की डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, इसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। करेक्ट? पॉपुलेशन जो है इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ। इंसान के, ऑर्गेनिज्म के एट्रीब्यूट नहीं है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट गिने जाते हैं ग्रुप में। जैसे समझ लीजिए सेक्स रेशियो की बात करते हैं। अब मैं एक 100% मेल हूं तो मेरा कोई सेक्स रेशियो नहीं है। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, एक पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितनी फीमेल है। समझ लीजिए एक पॉपुलेशन है, वहां 100 लोग रहते हैं, 55 फीमेल है 45 मेल है, तो रेशियो आया 55:45। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। कितने मेल कितनी फीमेल, कितनी फीमेल कितनी मेल, दैट इज सेक्स रेशियो। अब मैं अकेला हूं अगर, तो 100% मेल हूं, तो मेल फीमेल का तो कोई यहां पे झंझट है ही नहीं। सो अल्टीमेटली मेरा कोई अकेले का सेक्स रेशियो नहीं नाप सकता, ये एक पॉपुलेशन में नापना पड़ेगा आपको। सिमिलरली मैं सिर्फ पैदा हुआ हूं, मेरा कोई बर्थ रेट नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा, आधा जनवरी में निकला आधा फरवरी में निकला, ऐसा थोड़ी हुआ है, एक बार में ही पैदा हुआ था, तो देयर इज नो बर्थ रेट। सिमिलरली एक ही बार में निपट भी जाओगे, डेथ होगी सीधा, डेथ रेट नहीं है। लेकिन जब आप एक पॉपुलेशन की बात करते हो तो डेथ रेट या बर्थ रेट की बात करते हो। पहले एक गांव में 1000 लोग थे,
अब एक गांव में 1010 लोग हैं, पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 10 लोग बढ़ गए 1000 लोग पे, यानी एक लोग बढ़ा है 100 लोग पे। तो आप रेट काउंट कर सकते हो, कितने लोग इनिशियली थे, कितने और बढ़ गए, कितने लोग इनिशियली थे, कितने और कम हो गए। बर्थ रेट और डेथ रेट काउंट कर सकते हो। इंडिविजुअल में आप ये काउंट नहीं कर सकते, कोई रेट नहीं है, या तो बर्थ है या डेथ है। सिमिलरली एज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ऐसा थोड़ी, अब मैं 28 साल का हूं तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा मैं थोड़ा सा 28 साल का हूं, थोड़ा सा 29 साल का हूं, मेरे को दोनों में काउंट करो, नहीं, सिर्फ 28 का हूं मैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक इलाके में, एक पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो 15 साल से कम के हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 15 से 35 के बीच में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 35 से ऊपर है। तो आप तो इन तीनों में से एक ही ब्रैकेट में आओगे ना, तो आपकी एज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन जब मैं एक पॉपुलेशन की बात करता हूं, मैं अपने घर की ही बात करूं, मैं अब घर के 5 लोगों की पॉपुलेशन लूं, सबकी एज अलग है, कोई किसी ब्रैकेट में आएगा, कोई किसी में, कोई किसी में, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। मैं अकेला तो एक ही नंबर की एज का हो सकता हूं ना, या तो 28 का ही होऊंगा, जस्ट बर्थडे आते 29 का हो जाऊंगा, अगला बर्थडे आते 30 का हो जाऊंगा, मेरी एक बार में एक ही उम्र रहेगी। लेकिन अलग अलग लोगों की उम्रें अलग अलग हो सकती हैं, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, अकेले इंडिविजुअल का एट्रीब्यूट है। तो पॉपुलेशन के ये 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला क्या है आपका, बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं बर्थ पर कैपिटा, इसे हम क्या बोलते हैं, बर्थ पर कैपिटा। इस कैपिटा को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम बर्थ पर हेड। बर्थ पर हेड अर्थात समझ लीजिए मैं कह रहा हूं, समझ लीजिए मैं कह रहा हूं कि एक पॉपुलेशन थी, वहां 100 लोग थे और 10 लोग और बढ़ गए, है ना। तो कितने लोग बढ़े सर, 10 लोग बढ़े 100 लोग पे, तो एक लोग बढ़ा 10 लोग पे, तो 0.1 लोग बढ़े एक लोग पे, पर हेड 0.1 लोग बढ़े, तो 0.1 पर कैपिटा, इतनी आपकी ग्रोथ हुई। और टाइम भी आपको लिखना होता है, तो आप लिख सकते हो पर ईयर, समझ लो 1 साल का मैंने यहां पर टाइम लिया है इस ग्रोथ में, तो पर ईयर में लिख दूंगा। तो कितना इंडिविजुअल बढ़े हैं पर वन इंडिविजुअल, इसे मैं कहता हूं पर कैपिटा। पर कैपिटा को पर हेड भी कहते हैं, कि एक इंडिविजुअल पे कितनी ग्रोथ हुई है। सिमिलरली डेथ पर कैपिटा, डेथ पर कैपिटा भी हो सकती है। समझ लीजिए सेम चीज, पहले एक पॉपुलेशन में आपके 100 लोग थे, बाद में 10 कम हो गए, 90 बचे, तो 10 लोग मर गए 100 में से, है ना। यानी हर 10 लोगों पे एक आदमी निपट गया, यानी हर एक आदमी पे 0.1 आदमी निपट गया, तो आपका ये हो जाता है डेथ पर कैपिटा पर ईयर। अगर मैं 1 साल का टाइम लेता हूं, ये टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी है कि कितने टाइम की बात हो रही है। किसी छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करो, फ्रूट फ्लाई की, तो 1 वीक का टाइम दे दो। किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करो, 1 साल का टाइम दे दो, 1 महीने का टाइम दे दो। तो अलग अलग टाइम आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, वो टाइम आपको मेंशन करना होता है। सेक्स रेशियो क्या है, मेल रेशियो फीमेल या फीमेल रेशियो मेल, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। एक पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इनके रेशियो को आप क्या कहते हो, इनके रेशियो को आप सेक्स रेशियो कहते हो, कितने मेल कितने फीमेल। और एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एज ग्रुप आपने बना दिया 3 एज ग्रुप बना दिया आपने। पहला एज ग्रुप आपने बना दिया है प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं करने लगे हैं, छोटी उम्र के हैं। दूसरा आपने बनाया रिप्रोडक्टिव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि अभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि आपके बच्चे पैदा कर कुरा के निपट चुके हैं, है ना, अब इनसे और बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो इन्हें पोस्ट रिप्रोडक्टिव की कैटेगरी में डाल दिया। तो 3 एज ग्रुप बनाया हमने। रैंडम अगर मैं नंबर बताऊं, ये प्री रिप्रोडक्टिव आप कर लो कि जस्ट जो बच्चा पैदा हुआ है उससे लेकर के 20 साल तक का, ये प्री रिप्रोडक्टिव है। आगे रिप्रोडक्टिव 20 साल से लेकर 40 साल तक का मान लो, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब 40 साल के बाद यूजुअली अधिकतर लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे, तो 3 ब्रैकेट हमने बना दिए। तो एक पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, अब उन 1000 लोग में से कितने पहले ब्रैकेट में आ रहे हैं, कितने दूसरे में, कितने तीसरे में, ये भी आपको इनमें लोग बांटने हैं। तो इसमें मेल फीमेल सेम कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हम एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब समझ लीजिए यहां पर 0 से 20 ईयर्स तक के लोग हैं, तो मेल भी है इसमें, फीमेल भी है ना। तो इट विल इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल, इट विल इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों ही यहां पर इंक्लूड होंगे, तो अलग से कोई ब्रैकेट नहीं बनेगा। यहां पे हम सेक्स के आधार पर नहीं बांट रहे हैं, जेंडर के आधार पर नहीं बांट रहे हैं, एज के हिसाब से बांट रहे हैं। अब मेल की चाहे एज आए 0 से 20 के बीच में, चाहे फीमेल की एज आए 0 से 20 के बीच में, इनको सेम ब्रैकेट में ही रखा जाएगा। तो इन चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके ना एक एक करके समझते हुए चलेंगे, इन चारों एट्रीब्यूट्स को, बर्थ रेट, डेथ रेट,
सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, इनको एक एक करके समझते हुए चलेंगे, ये हमारा कोर टॉपिक हो जाएगा। सो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि पॉपुलेशन जो है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट बेसिकली कंपीट्स फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज। ऐसा हमेशा करेक्ट नहीं होता, ये आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म भी सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि गाय भी रोटी खाती है, भैंस भी रोटी खाती है ना, या गाय भी घास खाती है, भैंस भी घास खाती है, तो ये आपस में कंपीट करेंगे सेम रिसोर्सेज के लिए, है ना, कि सिमिलर है, अगर इनकी खाने पीने की हैबिट सेम है और लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड घास है, तो ये आपस में कंपीट करेंगी। गाय सोचेगी मैं ज्यादा खाऊं, भैंस सोचेगी मैं ज्यादा खाऊं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कोई और अनसिमिलर ऑर्गेनिज्म भी घास के लिए कंपीट कर सकता है, या गाय भैंसे हो सकती है ये भी आपस में कंपीट ना करें, ये बांट ले, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ले, रिसोर्सेज को बांट ले। गाय बोले कि सुबह मैं खाना खा लेती हूं, भैंस बोले शाम को मैं खा लूंगी, दोनों में कंपटीशन ही नहीं होगा, दोनों जो है मिल बांट के रह लेंगे। इस प्रकार से इस कंपटीशन से बचा जा सकता है, जो कि हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे। भाई पॉपुलेशन जो है बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे अगर आप बात करें कॉर्मोरेंट्स की, तो वेटलैंड यानी समझ लीजिए एक ऐसा इलाका है जहां छोटे से गड्ढे में पानी भरा हुआ है, यहाँ कॉर्मोरेंट्स यानी चिड़िया देखने को मिलती है 5-6 के आसपास, तो 5-6 चिड़िया की पॉपुलेशन हो गई कि एक वेटलैंड में एक पानी के गड्ढे के पास 5 चिड़िया मिलती है, तो 5 हो गई पॉपुलेशन। सिमिलरली आपकी साइबेरियन क्रेन्स जो है ये आपकी उड़ करके आती हैं साइबेरिया से भरतपुर राजस्थान में कियोलाडो नेशनल पार्क में, तो एक गड्ढे के आसपास मुश्किल से 10 साइबेरियन क्रेन मिलती है, 8-9-10 साइबेरियन क्रेन मिलती है, तो उनकी पॉपुलेशन भी कम हो गई, 5-6 चिड़िया है, 8-10 चिड़िया है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप बात करें तो पॉपुलेशन बड़ी भी हो सकती है, जैसे भारत में ह्यूमन की पॉपुलेशन अगर आप देखो तो बिलियंस में है, 1.5 बिलियन है, 150 करोड़ के आसपास। पूरी दुनिया में देखो 8 बिलियन है, तो बिलियंस में भी पॉपुलेशन हो सकती है। एक तालाब में अगर आप क्लेमाइडोमोनास की बात करें मिलियंस में है, राइट, तो वो भी क्या है, एक पॉपुलेशन है। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ह्यूमंस के झुंड को भी पॉपुलेशन कहा। क्लेमाइडोमोनास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो एक तालाब में जितने क्लेमाइडोमोनास हैं उनको भी टेक्निकली पॉपुलेशन ही कहा, उसको भी ऐसा नहीं कि हम पॉपुलेशन मानने से इनकार कर रहे हैं, उसको भी पॉपुलेशन हम लोग कह देते हैं। तो यहां देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग किस शब्द से, किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, बिकॉज इट इज जनरली अ नंबर। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज यानी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। एक इलाके में एक स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम पे आज मैं एक इलाके की पॉपुलेशन काउंट कर लूं, आज मेरे गांव में ह्यूमन बींग्स हैं 1070, वो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस गांव की इस पर्टिकुलर टाइम पे, आज के दिन। कल हो जाएगी, एक नया बच्चा पैदा हो गया 1071, तो कल जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सेम इलाके की 1071 हो गई। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर इलाके में सेम स्पीसीज के कितने लोग रह रहे हैं, यानी कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो हमने कहा था कि पॉपुलेशन के 4 अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट। तो हम सेक्स रेशियो और एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम एज पिरामिड्स की मदद से पढ़ते हैं, आराम से देखिएगा। एज पिरामिड माने, एज पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ आप यहां पर बनाते हैं, एक पिरामिड आप यहां पर बनाते हैं, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों को अलग अलग कॉलम में हम लोगों ने रखा है। यस, तो यहां पर एज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो है बनाते हैं। 3 प्रकार की हमने एजेस यहां पे ले रखी है। प्री रिप्रोडक्टिव यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो आज के दिन में रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो भविष्य में रिप्रोड्यूस करेंगे। आज के दिन में कोई बच्चा 5 साल का है, वो आज रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जब वो 25 साल का हो जाएगा, जब शादी ब्याह हो जाएगा उसका, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा 20 साल बाद, तो वो रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में आ जाएगा। आज नहीं है वो, आज प्री रिप्रोडक्टिव है, एक शब्द नहीं बोला है, रिप्रोडक्टिव नहीं निकला मुंह से तो आज प्री रिप्रोडक्टिव में है क्योंकि 5 साल का है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं रखता है। 20 साल बाद रिप्रोडक्टिव होगा, और उसके 20 साल बाद देखो 45 साल का हो सकता है, बच्चे पैदा कर कुरा के फ्री हो गया हो, उसने जो है उसके बाद स्टेरलाइजेशन करा ली हो, नसबंदी करा ली हो कि अब मुझे और बच्चे नहीं करने हैं, तो वो आपका रिप्रोडक्टिव ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एंटर कर जाएगा। तो एक ही इंडिविजुअल इन तीनों ब्रैकेट्स में मूव करता रहता है, राइट। तो एक देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, ये डिपेंड करता है इसी के ऊपर
कि एक देश में कितने प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, कितने रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। जब भी आपको पता लगाना हो कि पॉपुलेशन किसी कंट्री की बढ़ेगी या घटेगी, हमेशा क्या करिए, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को कंपेयर करिए। समझ लीजिए, मैं बात करता हूं अपने भारत देश की। अगर भारत देश में प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है और रिप्रोडक्टिव इनसे कम है, यानी आज के दिन में 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में 2000 लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? सर आज के दिन में सिर्फ 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आगे डबल लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा, अगर समझ लीजिए किसी देश में प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, मतलब आज के दिन में 2000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के सिर्फ 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो आज के हिसाब से तो आधे लोग ही रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे ना भविष्य में, तो पॉपुलेशन क्या होगी, घट जाएगी। और समझ लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर हैं, आज भी 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कल भी इनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए 1000 लोग ही आएंगे, तो दिक्कत ही खत्म हो गई, तो दिक्कत ही खत्म हो गई। आज जितनी पॉपुलेशन है लगभग उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी, स्टेबलाइज रहेगी। ये आपके 3 तरीके के क्या होते हैं, आपके एज पिरामिड्स होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, आपको अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। यह है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, यह है आपके रिप्रोडक्टिव जो आज के दिन में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लाल वाले, और ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो रिप्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं, खत्म कर चुके हैं रिप्रोडक्शन का सारा तामझाम। अब मैं कह रहा हूं सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को देखिए। प्री रिप्रोडक्टिव में ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, रिप्रोडक्टिव में थोड़े से कम हैं, तो मेरे भाई आपका यहां पर बात क्या हो गई, बात ये हो गई कि आज के दिन में अगर 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कल उनको रिप्लेस करने 2000 लोग आ जाएंगे, कल को ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव नंबर ज्यादा है तो ये फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। दूसरा, जितने आज के दिन में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, उतने ही कल रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एकदम बराबर है, आज भी 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कल को भी इनको रिप्लेस करने 1000 ही लोग आएंगे, तो स्टेबल पॉपुलेशन होगी। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एकदम बराबर है, तो पॉपुलेशन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की बात करें, तो आज के दिन में अगर 1000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कल को इनको रिप्लेस करने सिर्फ 500 लोग ही आ पाएंगे, तो पॉपुलेशन कल को घटेगी, डिक्लाइन करेगी, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव जो है ये आपका बेसिकली कम है, तो यहां पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो यहां पर सेम चीज कॉपी हो गई है गलती से, तो पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, डिक्लाइन हो जाएगी। सेम चीज आपकी यहां पर लिखी हुई है, सेम चीज यहां पर लिखी हुई है भाई। नॉर्मल जो आपकी पिरामिड की शेप आएगी, ट्रायंगुलर जो शेप आएगी यहां पर आएगी, देखो चोटी को इससे कनेक्ट कर दो, ट्रायंगुलर शेप आएगी। तो मेरे दोस्त, नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है ये बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी आगे चल के। प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, कल को ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी, इसे ट्रायंगुलर या नॉर्मल पिरामिड कहा। अगर मेरे भाई आप स्टेबल पॉपुलेशन की बात करें, तो स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होगा, बेल शेप आपका कर्व आएगा। बेल शेप कर्व यानी प्री रिप्रोडक्टिव जो है ये आपके ऑलमोस्ट इक्वल है रिप्रोडक्टिव वाले के, तो मेरे दोस्त यहां पे पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। यहां से अगर आप ग्राफ बनाना शुरू करें तो एक घंटी जैसी शेप आपको दिखाई देगी, एक घंटी जैसी शेप दिखाई देगी, इसे बेल शेप हम लोगों ने ग्राफ कहा। और अर्न शेप यानी लट्टू जैसी, है ना, लट्टू होता है ना, फिरकी होती है जिसको चलाया जाता है, बेबलेट टाइप, तो लट्टू ऐसा होता है, लोकल लट्टू कहते हैं इसको, है ना, धागा बंधा रहता है यहाँ पे। तो ये जो लट्टू है कि ऊपर और नीचे से पतला है आपका, ये पूरा का पूरा ग्राफ देखो, बीच में से मोटा है, ऊपर नीचे से पतला है, लट्टू शेप है, इसे अर्न शेप कहा गया। तो यहां पे क्या हुआ, आपका रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है ये ज्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है ये कम है, तो नेगेटिव ग्रोथ होगी, आगे चल के पॉपुलेशन कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये 3 तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिले। दिस इज द वेरी फर्स्ट एट्रीब्यूट जो कि आप क्रैक कर सकते हैं, इसे हमने कहा एज पिरामिड, इसे हम लोगों ने कहा एज पिरामिड, जो कि हम लोगों ने देखा। देखिए सेम बात यहां पर भी कही गई है, पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर है, पॉपुलेशन कम हो जाएगी अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है। तो सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को आप बैलेंस आउट कर लो, बाकी सारी चीजें आपकी नॉर्मली समझ में आ जाती हैं आपको, ये हमने देखा। नाउ यूजुअली क्या होता है,
यूजुअली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हम लोग नंबर में नापते हैं, इसीलिए इसको n से रिप्रेजेंट किया हमने, इसको हम लोग नंबर से नापते हैं। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन नंबर्स, कि एक इलाके में कितने लोग हैं, 1,00,000 लोग हैं। 1,00,000 क्या हुआ, नंबर है। एक इलाके में कितने लोग हैं, 1 करोड़ है। 1 करोड़ क्या है, नंबर है। तो यूजुअली पॉपुलेशन को आप नंबर में काउंट करते हो, नंबर से कैलकुलेट करते हो। बट हर बार नंबर एक बहुत बेहतरीन क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता। जैसे समझ लीजिए खेत है, एक खेत में 200 पार्थेनियम ग्रासेस हैं। पार्थेनियम जो कि कंटेमिनेटेड व्हीट वैरायटी के साथ भारत में आई थी, वो पार्थेनियम जो ग्रासेस हैं वो एक खेत में 200 छोड़ो 2000 है, और एक बरगद का पेड़ खड़ा है, बनियान ट्री है। दोनों में से ज्यादा खाना कौन बनाएगा, छोटी 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 घासें हैं, हजारों घासों से ज्यादा खाना तो अकेला बरगद का पेड़ बनाएगा। तो बरगद का नंबर कितना है सर, एक अकेला है। और मेरे भाई घास कितनी है, 2000 है, 20,000 है, फिर भी आपका बरगद का पेड़ ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा बायोमास बना रहा होता है। तो क्या यहां पे नंबर एक अच्छा क्राइटेरिया हुआ, नहीं सर, नंबर इज नॉट अ वेरी गुड क्राइटेरिया। क्यों, क्योंकि नंबर से फर्क पड़ा ही नहीं। यहां पे एक अकेला बनियान ट्री इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना 20,000 पार्थेनियम ग्रासेस नहीं कर पा रही। तो यहां नंबर की जगह बायोमास कौन ज्यादा बना रहा है, दैट इज अ बेटर क्राइटेरिया। तो अगर आप देखें, समटाइम्स नंबर इज नॉट द मोर एक्यूरेट मेजर। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज कवर आप यहां पे जो है, या बायोमास जो है, ये आप देख सकते हो। बायोमास देखोगे कि अकेला जो है आपका बनियान ट्री, वो ज्यादा इलाके को घेर के बैठा है, पूरा उसने एक खेत को घेरा हुआ है, इतना बड़ा पेड़ होता है। तो बायोमास भी ज्यादा है, कवर भी इसका ज्यादा है। छोटी छोटी घासें, हजारों घासें भाई एक बंडल में भी इकट्ठी कर सकते हो। तो आपका परसेंटेज कवर या बायोमास भी यहां पर एज अ क्राइटेरिया यूज किया जा सकता है कि एक बनियान ट्री जो है ये 200 कैरेट ग्रास या पार्थेनियम से ज्यादा बायोमास लेकर बैठी है। तो यहां पे नंबर से ज्यादा बायोमास को आप तवज्जो दे रहे होंगे। कई बार आप नंबर काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे कोई आपको बोले कि यार एक आपका कल्चर प्लेट है, एक कटोरी है, उसमें बैक्टीरिया उगे हुए हैं, बैक्टीरिया जो है लगे हुए हैं, बताओ कितने बैक्टीरिया है कॉलोनी में। एग्जैक्टली नहीं काउंट कर सकते, तुक्का मारोगे फिर। सर एक बैक्टीरियल कॉलोनी में यूजुअली 10⁻⁶ टू 10⁻7 बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। तुक्का है। अब इस नंबर में कितना गैप है, 10 लाख से 1 करोड़, बहुत गैप है। इसके बीच में 10 लाख से 1 करोड़, इसके बीच में 90 लाख नंबर आ रहे हैं। 20 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 75 लाख भी हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। किसने काउंट किया, सिर्फ हमने एक तुक्का मारा कि एक कॉलोनी मतलब 10 लाख बैक्टीरिया है। तो ये एक एक तुक्का है, बहुत बड़ा तुक्का है। सिमिलरली कई बार हमें ऐसे ही रिलेटिव तुक्के मारने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेज इन अ पॉन्ड, ये कैलकुलेट करने के लिए एक तालाब है, इस तालाब में कितनी मछलियां हैं काउंट करनी है। सर एक एक मछली काउंट करने का टाइम नहीं है, क्या करें, 1% तालाब की मछली काउंट कर लो। सर 1% में 1000 मछलियां मिली, तो 10% में कितनी मिलेंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो गुरुजी, 10,000 मिलनी चाहिए लगभग लगभग। 100% में कितनी मिल जाएंगी गुरुजी, 1 लाख मिलनी चाहिए लगभग लगभग। तो ये आपका एक्यूरेट नंबर नहीं निकला, लेकिन मोटा मोटा नंबर निकल गया। एक तुक्का लग गया कि हाँ भाई इस तालाब में 1 लाख मछलियों के आसपास होंगी। हो सकता है 90,000 हो, 80,000 हो, 1,20,000 हो, 1,25,000 हो, 1 लाख के आसपास कहीं घूम रही होंगी। एग्जैक्ट नंबर हमें चाहिए भी नहीं, इसे रिलेटिव मेथड कहा जाता है कि एग्जैक्ट एक काउंट नहीं करेंगे हम लोग, एक तुक्का मार देंगे। सिमिलरली अगर आपको टाइगर सेंसस बनाना है, यानी टाइगर की अगर जनगणना करनी है ना, टाइगर का नंबर काउंट करना है, तो जंगल में जाके टाइगर की पीठ पे ठप्पा मार के आओगे तो टाइगर ही तुमको मार डालेगा। पता लगा ठप्पा तुम्हारी पीठ पे है, वो भी टाइगर के पंजे का, है ना, और तुम्हारी सिर्फ चप्पल पड़ी हुई मिली और एक मुंडी उड़ी हुई मिली, जिसको देख करके लोग पता भी नहीं लगा पा रहे कि इंसान था कि क्या था। तो टाइगर को डायरेक्टली तो काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जब टाइगर शाम को पानी पीने जाता है, क्योंकि टाइगर जिंदा है, प्यास लगती है इसको, तो वो जब जाता है तो पैर के निशान बनाते हुए जाता है। तो पग मार्क्स गिन लेते हैं कि भाई 5 टाइगर के आने जाने के पग मार्क्स हैं इस तालाब के पास, और 5 ताजी ताजी पोटियां भी पड़ी हुई हैं। तो वैलिडेट कर सकते हो कि हाँ भैया 5 टाइगर यहां पर रहे होंगे। तो आप यहां पर टाइगर को भी डायरेक्टली ना काउंट करके इनडायरेक्ट काउंटिंग उसकी भी कर सकते हो। तो ऐसे भी पॉपुलेशन नापी जा सकती है। ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी हम लोगों ने सीखा। यस, अब पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, आराम से देखिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है भाई, पॉपुलेशन को बढ़ाने में 2 चीजों का रोल है, घटाने में 2 चीजों का रोल है। अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, नेटैलिटी
तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्लस हो जाएगी। अगर किसी की डेथ हो रही है, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी में ही मौत छुपा हुआ है, MOT, मौत छुपी हुई है, इसका मतलब डेथ, तो पॉपुलेशन घटेगी। किसी इलाके में कोई आ रहा है, आई माने इनकमिंग, इन किसी पॉपुलेशन में, हमारे देश में कोई बाहर से आ गया भैया घूमने US UK से, तो मेरे भाई प्लस हो जाएगी पॉपुलेशन। हम कहीं घूमने निकल गए मेरे भाई, बाहर सेटल हो गए, ई माइग्रेशन, ई माने एग्जिट, ई माइग्रेशन, तो इससे पॉपुलेशन घट जाएगी। तो ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन घटती है क्योंकि हम किसी इलाके को छोड़ के जा रहे हैं। इमिग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ती है क्योंकि हम किसी इलाके में बेसिकली एंटर कर रहे हैं, अपने इलाके में कोई आ रहा है। और बर्थ से पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ से पॉपुलेशन घटेगी, जो कि बहुत बेसिक सी बात है। अब मेरे भाई बहुत आराम से मेरी बात को सुनना, समझ लीजिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन है, वेल एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन है। लेट्स से इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हम लोग कर लेते हैं, इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हम कर लेते हैं। वेल एस्टेब्लिश्ड है मेरे भाई 150 करोड़। अब हम कह रहे हैं 150 करोड़ में से 2 लाख लोग बाहर चले गए भैया पढ़ाई करने, कनाडा चले गए, जर्मनी चले गए, US UK चले गए। 2 लाख लोग बाहर चले गए पढ़ाई करने या बाहर रहने चले गए, तो ये ई माइग्रेट हो गए। और मैं कह रहा हूं 2-3 लाख जो है अंदर आ गए देश के, बाहर किसी देश से हमारे देश में सेटल होने आ गए, रिटायरमेंट प्लान था उनका, भारत चलेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 2-3 लाख अंदर आ गए, 2 लाख बाहर चले गए, कोई खासा इस पॉपुलेशन के ऊपर, 150 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर डिफरेंस नहीं पड़ेगा भाई। आपके खाते में 150 करोड़ रुपया है, 1-2 लाख आ जाएगा, 1-2 लाख चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 150 करोड़ है, इसमें जो बर्थ है और जो डेथ है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये पॉपुलेशन हिला सकती है। तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन में, जहां पर पॉपुलेशन स्टेबल है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन में जो कई साल से पॉपुलेशन बरकरार है, उसमें बर्थ और डेथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन का नहीं। लेकिन समझ लीजिए कोई एक आइलैंड है जहां पे कोई नहीं रहता था, एक आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता था, एक आदमी ने इस आइलैंड को डिस्कवर किया और कहा कि भैया मैं तो अपने सारे रिश्तेदार लेके यहीं बस जाऊंगा, तो ये शुरू में ही अपने 2000 लोग लेकर के आ गया। तो अब यहां पर इनिशियली जो पॉपुलेशन बढ़ी है 0 से 2000 हो गई, ये किसने बढ़ाई इकट्ठी, ये इमिग्रेशन ने बढ़ाई। बर्थ रेट डेथ रेट तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, इस पॉपुलेशन पे कोई था ही नहीं। तो एक नई पॉपुलेशन जो होती है, न्यूली जो बनी हुई पॉपुलेशन है, उसमें इमिग्रेशन इमाइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। और अब धीरे धीरे 2000 लोग हैं, ये यहाँ पे आएंगे, बच्चे पैदा करने लगेंगे, तो कुछ सालों बाद 10 20 30 साल बाद अब ये जो 2000 लोग थे, ये आगे चल के बढ़ के 2500 हो गए, 2500 हो गए। अब इनकी पॉपुलेशन जो है, इस पे बर्थ रेट डेथ रेट का इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा जब ये पॉपुलेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। नई नई पॉपुलेशन तो अभी बनी है, तो ये किससे बनी है, इमिग्रेशन से। कई सारे लोग एक जगह आके बस गए। तो जब एक नई पॉपुलेशन होती है तो इमिग्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब मेरे भाई पॉपुलेशन पुरानी हो जाती है, वेल एस्टेब्लिश हो जाती है, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। तो इनको इसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रकार से हम इनको इनके सिंबल्स भी दे देते हैं। जैसे इमिग्रेशन है, इसको क्या कह दिया, आई कह दिया। ई माइग्रेशन है, इसको क्या कह दिया, ई कह दिया। नेटेलिटी यानी बर्थ को हम लोगों ने बी कह दिया, मॉर्टेलिटी यानी डेथ को हम लोगों ने डी कह दिया। तो इनको बी डी आई और ई, इन 4 सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, करेक्ट। जैसे यहां पर देखिए मेरे दोस्त, यहां पर देखिए एनटी जो है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम टी, फाइनल पॉपुलेशन इसको कह लीजिए, इनिशियल पॉपुलेशन कह लीजिए। और NT+1 जो है, ये आपकी फाइनल पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर इलाके की। तो NT+1 कैसे काउंट करोगे भाई, एक पॉपुलेशन थी, उसमें समझ लीजिए 50 लोग रहते थे, तो ये है NT, इनिशियल 50 लोग रहते थे। अब इसमें बर्थ हुई 5 लोगों की, डेथ हुई 3 लोगों की, और बाहर से आ गए आपके 10 लोग और बाहर चले गए आपके 5 लोग। कैसे काउंट करोगे मेरे भाई, पहले उन चीजों को काउंट कर लो जो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। जैसे मेरे भाई NT+1, फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई, इनिशियल थी 50, प्लस कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, बर्थ से 5 लोग आए, इमिग्रेशन से 10 लोग आए, 15। तो आप लिख सकते हो 10 + 5, 2 तरीकों से पॉपुलेशन बढ़ी, माइनस कितनी पॉपुलेशन घटी, डेथ से 3 और ई माइग्रेशन से 5, इतनी टोटल घटी। तो 50 थे प्लस 15 आपकी बढ़ी, माइनस 8 आपकी घट गई। तो क्या हुआ, 50 प्लस आपका 15 - 8 हो गया 7, तो फाइनल पॉपुलेशन हो गई 57। ऐसे काउंट कर सकते हो।
यानी जो बढ़ा रहे हैं इनको एक साथ रख लो, जो घटा रहे हैं इनको एक साथ रख लो, कितनी बढ़ी कितनी घटी टोटल कैलकुलेट कर लो, आपका आइडिया लग जाएगा। अगर बर्थ ज्यादा हुई है और ज्यादा लोग अंदर आए हैं किसी कंट्री के तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर डेथ ज्यादा हुई है और कई लोग छोड़ के भागे हैं किसी देश को तो पॉपुलेशन घटेगी, है ना भाई। मरने वालों की संख्या ज्यादा है तो पॉपुलेशन घटेगी, और आपके पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो अगर आप बात करें तो एन टी प्लस वन क्या हो जाएगा, एन टी प्लस वन हो जाएगा एन टी प्लस पॉपुलेशन बढ़ाने वाला यानी बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस पॉपुलेशन घटाने वाला दैट इज डेथ प्लस ई माइग्रेशन। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाता है जिससे आप फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट कर सकते हैं। तो बी है बर्थ, आई है आपकी इमिग्रेशन कितने लोग अंदर आए, डी है आपकी डेथ, और ई है ई माइग्रेशन यानी कि आपका कितने लोग बाहर चले गए। ये आपने देखा, दिस इज कंप्लीट डिटेल ऑफ योर पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। अगर समझ लो बर्थ ज्यादा हुई है और इमिग्रेशन ज्यादा हुई है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर किसी इलाके में डेथ ज्यादा हुई है और ई माइग्रेशन ज्यादा हुई है तो पॉपुलेशन घटेगी। बहुत जनरल सी बात है, बहुत ही बेसिक लेवल की बात है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। अब हम लोगों को थोड़ा मैथमेटिकल चलना होता है, और ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ग्रोथ मॉडल्स। ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ दर्शाने के दो मॉडल्स हैं, यानी दो स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं जिनसे आप इंडिविजुअल्स में ग्रोथ दिखा सकते हैं, पॉपुलेशंस में ग्रोथ दिखा सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। तो इसको आराम से समझते हैं। पहले मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं, उससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और इन सारी डिटेल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले ग्राफ देख लेते हैं। पहला जो आपका ग्राफ है यह है आपका, यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक जगह लिखा हुआ है लॉजिस्टिक ग्रोथ। नाम में घुस जाइए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी यहां पे आपका एक्सपोनेंट शब्द आएगा, यानी ई की पावर में चीजें बढ़ेंगी, चीजें पावर में बढ़ रही होंगी। एक्सपोनेंट यानी ई की पावर में, एक्सपोनेंट की पावर में चीजें बढ़ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए भाई, इनिशियली आपने शुरू किया 2 की पावर 0 से, किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1, फिर आपने सीधा पावर बढ़ाई 2 की पावर 1 तो एक सेल से सीधा 2 सेल बने, फिर आपने सीधा 2 की पावर बढ़ाई 2 तो 2 सेल से सीधा 4 सेल बने, फिर आपने 2 की पावर 3 करी यानी 4 सेल से सीधा 8 सेल बने, फिर आपने 2 की पावर 4 करी यानी कि 8 सेल से सीधा 16 सेल बने, फिर आपने 2 की पावर 5 करी यानी 16 सेल से सीधा 32 सेल बने, फिर आपने 2 की पावर बढ़ाई सीधा 6 की 32 सेल से आपके 64 सेल बने, फिर आपने 2 की पावर 7 करी यानी 64 से सीधा 128 सेल बने। यानी आप बढ़ते 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 सीधा सीधा पावर बढ़ा रहे हैं, सीधा पावर में ग्रोथ हो रही है, हर बार नंबर डबल हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128। इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, यानी ई की पावर में चीजें बढ़ रही हैं। और दूसरी ग्रोथ कैसी है, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में क्या आया, लॉजिक शब्द आया, यानी इट इज मोर लॉजिकल ग्रोथ, इट इज मोर लॉजिकल ग्रोथ, ये ज्यादा लॉजिकल ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये वाला काम कब हो सकता है गुरुजी, ये वाला काम तब हो सकता है जब ऑर्गेनिज्म धनाधन रिप्रोड्यूस कर रहा हो, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। ये काम तब हो सकता है जब आपको खाने पीने के लिए अनलिमिटेड स्पेस दे दिया जाए, जब आपको ग्रो करने के लिए अनलिमिटेड स्पेस दे दिया जाए, अनलिमिटेड फूड दे दिया जाए, तब ये काम हो सकता है। कि किसी ऑर्गेनिज्म को और कोई काम धंधा ही नहीं है, तुम बस खाओ पियो रिप्रोड्यूस करो ऐश करो मित्रों, इतना ही अगर काम है तब ये हो सकता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या नेचर इस चीज को प्रमोट करेगी कि खाओ पियो और बस रिप्रोड्यूस करो, कि अपने इनेट अपने अंदर छुपे हुए रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को जगा लो, सिर्फ रिप्रोड्यूस करो और कुछ करो ही मत, दुनिया में और कोई काम ही नहीं है तुमको, सिर्फ रिप्रोडक्शन ही रिप्रोडक्शन करो? क्या नेचर इस चीज को प्रमोट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म को अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड स्पेस नहीं दिया जाता है। नेचर की एक अपर लिमिट होती है, इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अगर एक जंगल है, जंगल छोड़ो भाई मेरा कमरा है, इसमें 10 लोग सो सकते हैं, 10 की ही जगह है, उसके अलावा सांस लेने की भी जगह नहीं बचेगी। अगर 10 लोग सो सकते हैं, 10 लोग भाई गद्दे बिछाकर सो गए हैं, 11वां जना आएगा, या तो किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा तब 11वां आ पाएगा, टोटल 10 ही रहेंगे इस कमरे में। तो एक नेचर की भी, प्रकृति की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक जंगल है, उसमें सिर्फ 100 हाथी रह सकते हैं, ये उस जंगल की कैरिंग कैपेसिटी है, इससे ज्यादा को मैं खाना खिला ही नहीं सकता। तो 100 अपर लिमिट हो गई मेरे भाई, उससे ज्यादा हाथी आ जाएंगे अफरा तफरी मच जाएगी, बाकियों को 100 से ऊपर जो है उनको भागना पड़ेगा या कंपीट करना पड़ेगा, तो वैसे जो है वो खत्म हो जाएंगे। 100 हाथी इज द अपर लिमिट। यहां तो हम कह रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं कितने भी बढ़ते चले जाएंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है।
सो दिस इज नॉट द राइट गेम, दिस इज जेन्युइनली नॉट द राइट गेम। तो यहां पर कवि ये कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेज जो है यानी फूड जो है एंड स्पेस जो है ये अनलिमिटेड दे दिया है मेरे भाई ऑर्गेनिज्म को, कि हर ऑर्गेनिज्म जो है फुल इनेट पोटेंशियल को अनलॉक कर पाए, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल को अनलॉक कर पाए, कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है और कुछ भी नहीं। तो ये तो संभव नहीं, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई एक ऑर्गेनिज्म से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे, 32 बनेंगे, 64 बनेंगे, 128 बनेंगे, 1000 से सीधा 2000, 2000 से 4000, 4000 से 8000, 16000, 32000, 50000, 1 लाख, सीधा सीधा बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे ग्राफ जो है सीधा 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 बढ़ता चला जाएगा। यानी टाइम के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही चली जाएगी। इसे जे शेप कर्व कहते हैं, क्योंकि ये जो आपकी शेप आई है जे शेप आई है, ये देखो जे शेप है, राइट, इसे जे शेप कर्व कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व इसको कहते हैं जे शेप। ये है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। पर क्या ये अच्छी बात है? नहीं सर, लॉजिकल नहीं साउंड हो रहा है। तो लॉजिकल कर्व क्या होता है? लॉजिकल कर्व ये होता है कि इनिशियली किसी भी इलाके में ग्रोथ स्लो होती है, इसे हम लैग जोन कहते हैं, लैग फेज कहते हैं। फिर अचानक से ग्रोथ बढ़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? लॉग फेज कहते हैं। फिर स्पीड आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ की थोड़ी स्लो हो जाती है, इसे डिक्सेलरेशन कहते हैं। डिक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया, चीजें भाग रही हैं। डिक्सेलरेशन मतलब पैर हटा लिया, गाड़ी स्लो हो रही है। और उसके बाद आ जाता है एसिम्पटोट, यानी आपका स्टेशनरी फेज, कि भाई इसके बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती। इसको हमने कहा है के यानी कैरिंग कैपेसिटी। प्रकृति इससे ज्यादा इंडिविजुअल्स को अलाउ ही नहीं करती, तो आपका एक एस शेप कर्व बन जाएगा। इसे क्या कहा हमने? एस शेप कर्व, यानी सिग्मोइड कर्व कह दिया, एस शेप सिग्मोइड कर्व कह दिया। ये हम लोगों ने देखा है, एस शेप कर्व या सिग्मोइड कर्व हमने यहां पर देखा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, इसी बात को यहां समझना है हमें कि ये क्या लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, किसी भी चीज का रेट क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी के रेट की बात करूं जो चेंज हो रहा है, इट इज डी एन बाई डी टी। तो इसे मैंने कह दिया बी माइनस डी इंटू एन। ठीक है, तो डी एन बाई डी टी जो है, डी एन बाई डी टी, इसको मैंने क्या कह दिया? इसको मैंने कह दिया बी माइनस डी, यानी बर्थ माइनस डेथ को मैंने कह दिया आर, और इंटू एन, आर को मैंने कह दिया रेट। तो आर इंटू एन कर दिया, ये मेरी इक्वेशन बन गई ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन यहां पर कैरिंग कैपेसिटी मैंने कंसिडर नहीं करी है। अगर मैं कैरिंग कैपेसिटी कंसिडर करता हूं तो dn बाई डी टी जो है ये आपकी rn तो होती है, यहां पर इंटू हो जाएगा k माइनस एन बाई के, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी तो इक्वेशन बदल जाती है और सिग्मोइड कर्व आपको देखने को मिल जाता है। एक बार इसको गौर से देखना। अगर पॉपुलेशन का साइज है n और बर्थ रेट है b और डेथ रेट है आपका d, तो इक्वेशन क्या बनती है? dn बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। बी माइनस डी को हमने r लिख दिया, तो dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन हो जाती है। dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन हो जाती है, ये हमने देखा। अब इसी चीज को अगर हम लिखे इंटीग्रल फॉर्म में तो लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर आर टी। फाइनल जो पॉपुलेशन है इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन ई की पावर आर टी, यानी यहां पर जो रेट है इज इन पावर, इज इन पावर, जो मैंने आपको बताया भी था, ई की पावर में, एक्सपोनेंट की पावर में आपका सीधा सीधा रेट बढ़ रहा है, तो हर बार नंबर डबल होता चला जाएगा। यस, तो इसे हम क्या कहते हैं? आर को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है ना, बढ़ने का रेट क्या है? तो ई क्या है आपका? बेस ऑफ नेचुरल लॉग, जिसको 2.718 की वैल्यू दी जाती है, 2.7 भी याद कर सकते हो। तो बेस ऑफ नेचुरल लॉग है यानी एक्सपोनेंट है, आर मतलब रेट हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया, ये इनिशियल पॉपुलेशन, ये फाइनल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन पे ही फाइनल पॉपुलेशन डिपेंड करेगी। समझ लो, इनिशियल पॉपुलेशन है 1 सेल, फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी डबल होके? 2। इनिशियल पॉपुलेशन है 1 करोड़ सेल, फाइनल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डबल होके 2 करोड़। हर बार डबल होती चली जाएगी, हर डिवीजन के साथ डबल होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, दिक्कत हो जाती है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। नेचर इतना मेहरबान नहीं होता कभी भी कि फ्री में खाने पीने को सारी चीजें दे दे। तो ये जे शेप कर्व जो है आपको देखने को मिलता है। करेक्ट, ये हमने जाना, यहां तक की बातें थी आपकी इस कर्व की, जे शेप कर्व की।
अगर आप बात करें लॉजिकल की, लॉजिस्टिक ग्रोथ की, तो रिसोर्सेज जो है फूड एंड स्पेस ये हमेशा लिमिटेड होती है ना, और लिमिटेड स्पेस होगा, लिमिटेड चीजें होंगी तो कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए आसपास के ऑर्गेनिजम्स में, तो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है ये आपके ज्यादा ग्रो कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसे वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है, यानी इसी को लॉजिकल ग्रोथ कर्व भी हम लोग कहते हैं, वेयर dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाई k, जहां k क्या है आपका कैरिंग कैपेसिटी है। ये एक नई टर्म हमको देखने को मिली, यानी नेचर में जो है इतनी रिसोर्सेज होती हैं कि वो एक लिमिटेड नंबर को ही सस्टेन कर पाए, यानी एक जंगल है वो लिमिटेड नंबर ऑफ हाथी को ही सस्टेन कर सकता है, तो उससे ज्यादा हाथी एक इलाके में नहीं आ सकते। 100 हाथी का खाना है एक जंगल के पास तो 100 हाथी ही रह सकते हैं, इसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। नेचर की कितने ऑर्गेनिज्म कैरी करने की कैपेसिटी है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो यहां पे सिग्मोइड कर्व आपको देखने को मिलता है, एस शेप कर्व देखने को मिलता है। इनिशियली आपका लैग फेज आता है, फिर आपका क्या आता है लॉग फेज आता है, फिर आपका डिक्सेलरेशन फेज आता है, और फिर आपका एसिम्प्टोट आ जाता है, एसिम्प्टोट TOTE एसिम्प्टोट आ जाता है। तो अगर आप ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही होती हैं, तो लॉजिकल मॉडल जो है ये ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है, इसीलिए इसको लॉजिस्टिक या लॉजिकल ग्रोथ कर्व कहा भी गया था। ये ज्यादा बेहतर कर्व है, ये वाला जो है फर्जी कर्व है, नहीं होता यूजुअली ऐसा कहीं भी किसी भी जगह में। अब आपको अलग अलग आर वैल्यूज दी गई है एनसीईआरटी में याद करने के लिए, उनको याद करने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूं भाई। आर वैल्यू जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इससे ही आपको पता लगता है कि पॉपुलेशन किस रेट पे ग्रो हो रही है, इट इज द रेट, है ना। तो आर वैल्यू जो है आपकी नॉर्वे रेट की ये है 0.015। अब ये रेशियो में है, रेशियो में है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 0 इधर लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपका 1.5%। सिमिलरली फॉर फ्लावर बीटल इट इज 0.12%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगी 12%। यहां पर पॉपुलेशन की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन की 1981 में इन इंडिया में भारत की पॉपुलेशन इस रेट पे बढ़ रही थी 1981 में 2.05% हो जाएगा, ये 2% हो जाएगी, यानी हर साल 2.05% पर ईयर, 12% पर ईयर रेट की बात हो रही है ना, तो पर ईयर आप यूजुअली काउंट कर रहे होते हैं, अदरवाइज आपको टाइम की यूनिट दी होगी, यूजुअली आप पर ईयर ही काउंट कर रहे होते हैं। तो ह्यूमंस के लिए आप पर ईयर काउंट करेंगे, है ना। तो 2% जो है आपकी पॉपुलेशन, 2% जो है पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही होगी, तो 2% अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, आज के दिन में अगर 100 लोग रह रहे हैं भारत में, अगर 2% के रेट से बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो अगले साल 102 हो जाएंगे, फिर 102 का 2% बढ़ेगा तो 104 पॉइंट कुछ हो जाएंगे, फिर 104 पॉइंट कुछ का 2% बढ़ेगा 107 के आसपास हो जाएगी। ऐसे करते करते अगले 33-34 साल में ह्यूमन पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, इसे डबलिंग टाइम कहा जाता है। 33-34 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, इसे डबलिंग टाइम हम लोगों ने कह दिया। फ्लोर बीटल 12% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो अगले 6-7 साल में ही अपना नंबर डबल कर लेगा। ये जो है आपका नॉर्वे रेट 1.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है आपका 40-45 साल में अपना नंबर डबल कर पाए, है ना, इतना। तो ये ग्रोथ रेट दिए हुए हैं, तो ऐसे अगर याद ना हो तो आप 1.5%, 2%, 12% ऐसे बोल के याद कर सकते हो। नॉर्वे रेट का 1.5%, ह्यूमन पॉपुलेशन इन 1981 लगभग 2%, एंड आपका जो फ्लावर बीटल है लगभग 12% के आसपास। यस, तो ए जो है यहां पर ये पहला है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, बी है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और के जो है यहां पे कैरिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। ये हमने देखा, ये हमने जाना, करेक्ट। अगला जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। इस प्यारे से टॉपिक को हम कहते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है गुरुजी? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन मतलब सबकी लाइफ जो है ये वेरिएबल है, सबकी लाइफ वेरिएबल है गुरुजी। कोई किसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, कोई किसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, कोई छोटे बच्चे पैदा करता है, कोई बड़े बच्चे पैदा करता है, कोई ज्यादा बच्चे पैदा करता है, कोई कम बच्चे पैदा करता है। सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना मिजाज है। दिस इज कॉल्ड एज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। सबकी लाइफ की हिस्ट्री अलग अलग रही है। हर कोई चाहता है कि अपने लिए एक आइडियल स्ट्रेटजी बनाए जिससे उसकी आर वैल्यू, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है मैक्सिमम हो जाए।
कोई भी इस दुनिया से गायब नहीं होना चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट रिप्रोड्यूस करूं। तो अपने तरीके से जो है हर ऑर्गेनिज्म अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी आर वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी रिप्रोडक्टिव वैल्यू बढ़ाने के लिए, ज्यादा फिट होने के लिए, रिप्रोडक्टिवली फिट होने के लिए ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी अनलॉक करता है टू अचीव डार्विन फिटनेस। डार्विन साहब के हिसाब से फिटनेस क्या थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उन्होंने ही आर वैल्यू की बात की थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी परिस्थिति में कम से कम खाने में, कम से कम रिसोर्सेज में रह के भी अगर कोई रिप्रोड्यूस कर पा रहा है तो नेचर उसकी पीठ जरूर थपथपाएगी कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आपने बढ़िया रिप्रोड्यूस कर दिया है, अच्छा काम कर दिया है, आप इस धरती पर रहने लायक हो। बिकॉज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन। करेक्ट। तो यहाँ पे डार्विनियन फिटनेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इसलिए आर वैल्यू यूज किया है टर्म, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इसको कहा गया। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग स्ट्रेटेजी से फिट बनता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ लाइफ में एक बार ब्रीड करते हैं, जैसे साल्मोन भाई, तो पैसिफिक साल्मोन फिश और बंबू राजा, ये एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जो है बैम्बू जैसे एक बार फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करता है, खूब सारे फ्लावर पैदा करता है और मर जाता है। सेम पैसिफिक साल्मन फिश एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे, इनकी ये स्ट्रेटजी है। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेनी टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे मोस्ट बर्ड्स और मैमल्स। आप अपनी ही बात कर लो, ह्यूमन जो है कई बार बच्चे पैदा कर सकता है, दे ब्रीड मल्टीपल टाइम्स। चिड़ियां जो है कई बार अंडे दे सकती हैं, दे ब्रीड मल्टीपल टाइम्स, उनके लिए वो स्ट्रेटजी अच्छी है। दूसरे कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, यानी इनके बच्चों के साइज कम होते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। जैसे ऑयस्टर्स, जैसे पर्ल ऑयस्टर होता है जो मोती बनाता है, ऐसे ऑयस्टर जो पानी में रहते हैं कई बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि प्रेडेटर इनके आधे से ज्यादा बच्चों को खा जाते हैं। तो 1000 बच्चे पैदा करेंगे, 800 को खा भी गया अगर कोई, तो 200 छोटे छोटे बच्चे बच गए, वो आगे चल के सर्वाइव कर लेंगे। एंड पिलेजिक फिशेस, पिलेजिक फिशेस समझ लीजिए, मतलब यहां पर ये एक तालाब है, पॉन्ड है, तो एकदम बेस पे पाए जाने वाली जो फिशेस है, बेस पे, इन्हें कहा जाता है बेंथोस, बेंथिक। बीच में जो पाए जा रहे हैं, इस इलाके में जो पाए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, इन्हें कहा जाता है क्या? पिलेजिक। यानी ना एकदम टॉप पे ना एकदम बॉटम पे, बीच में जो पाई जा रही हैं फिशेस, इन्हें पिलेजिक फिशेस कहा। तो पिलेजिक फिशेस और ऑयस्टर जो है खूब बच्चे पैदा करते हैं, छोटे 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 साइज के, क्योंकि इनको प्रिडेशन का प्रेशर रहता है, प्रिडेटर इनके ज्यादातर बच्चों को खा जाते हैं, इसीलिए कई बच्चे पैदा करते हैं। सोच के देखिए, अगर एक ही बच्चा पैदा करते हैं, उसको तो आते ही प्रिडेटर ही निपटा देता, तो इनकी तो जनरेशन आगे बढ़ ही नहीं पाई, इसलिए 1000 बच्चे पैदा करते हैं। 600-700 को भी प्रिडेटर खा गया तो भी कई बच गए, काम चल जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर आप बात करें तो कई ऑर्गेनिज्म कम नंबर के लार्ज साइज बच्चे पैदा करते हैं। जैसे मैमल्स की ही बात करें, आप हमारी ही बात करें, तो ह्यूमन बेबी जो होता है इसका साइज अच्छा खासा होता है और कम बच्चे पैदा करते हैं, 1-2 ट्विन बेबी हो गए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो मदर का वॉर्म है इसमें बच्चे को अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है, कोई प्रिडेशन का डर नहीं। तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे पैसिफिक साल्मन फिश और बंबू राजा। कई ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली ब्रीड करते रहते हैं, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। कई ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे साइज के कई बच्चे पैदा करेंगे, जैसे ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस। कई ऐसे हैं जो बड़े बड़े साइज के कम बच्चे पैदा करेंगे, जैसे कि अगेन मैमल्स एज वेल एज योर बर्ड्स। ये हमको देखने को मिला। करेक्ट। अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ जाते हैं, जहां पर हमें कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे इन आर एग्जामिनेशन पेपर। आराम से देखिए, इन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब अलग अलग स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर मतलब इन बिटवीन, तो अलग अलग स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट इज क्वाइट कॉमन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज इन अ हैबिटेट। ये जो आपकी इंटरेक्शन है ये बेनिफिशियल भी हो सकती है, यानी एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा सकती है स्पीसीज, एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती है, मार काट भी सकती है, और न्यूट्रल भी आपका यहां पर ओपिनियन रह सकता है। तो यहां पे प्लस का साइन जो है ये म्यूचुअलिज्म दिखाता है, मतलब कि किसी को फायदा हुआ है, बेटर किसी का बेनिफिट किया है। नेगेटिव साइन जो है इसका मतलब किसी के लिए डेट्रीमेंटल रही है, कोई रिलेशनशिप खराब किया है उसका कुछ, और न्यूट्रल माने एकदम जीरो रहा है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। तो आप अगर देखें तो यहां पे 6 अलग अलग प्रकार की आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पढ़नी होती है। अगर दोनों का फायदा है, ये इसकी हेल्प कर रही है, स्पीसीज ए स्पीसीज बी की हेल्प कर रही है, बी ने ए की हेल्प कर दी, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म।
अगर आप माइनस माइनस की बात करें, दोनों अगर कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से, कंपटीशन में एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे हैं, माइनस माइनस। प्रिडेशन यानी शिकारी जो है इसको खाना मिल गया लेकिन इसने शिकार की जान ही ले ली, तो एक को खाना मिल गया इसके लिए प्लस है, दूसरे की जान निकल गई इसके लिए माइनस है। पैरासाइट मेरी बॉडी में बल्ले बल्ले कर रहा है, मस्त आराम से फ्री में खाना पीना खा रहा है, तो इसके लिए प्लस है, लेकिन मेरी बॉडी की तो बैंड बजा रहा है, मेरे को तो बीमार कर रहा है, तो मेरे लिए नुकसान है, होस्ट के लिए नुकसान है। कमेंसलिज्म मतलब किसी का फायदा है लेकिन एक न्यूट्रल है। अब अंबानी साहब ने मुझे 1000 रुपए का नोट दे दिया, मेरा फायदा हो गया, 1000 रुपए मिल गए ये, लेकिन अंबानी साहब का कोई नुकसान थोड़ी हुआ है, उन तो न्यूट्रल ही है भाई, 1000 रुपए उनके लिए क्या ही है। सिमिलरली अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान हो गया और दूसरा आपका न्यूट्रल रहा है, दिस इज अमेंसलिज्म। एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले की बैंड बच जाती है, इसे अमेंसलिज्म कहते हैं। अब मेरे दोस्त इन प्रिडेशन, प्रिडेशन में जो शिकारी है वो शिकार के पास रहना चाहता है हमेशा। पैरासिटिज्म में पैरासाइट हमेशा होस्ट की बॉडी में रहना चाहता है। एंड कमेंसलिज्म में जिसको फायदा है ये न्यूट्रल वाले के पास हमेशा रहना चाहता है, क्योंकि न्यूट्रल है, ये बिना स्वार्थ के भी किसी की मदद कर दे रहा है। तो जो कमेंसलिज्म, प्रिडेशन और पैरासिटिज्म है, इनमें ऑर्गेनिजम्स लिव क्लोजली। ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे लिव क्लोजली, ये आपस में क्लोजली रहना पसंद करते हैं, ये आपने देखा, करेक्ट। सो दे लिव क्वाइट क्लोजली। अगर इनमें से सबसे आसान रिलेशनशिप के बारे में मैं बात करूं तो मैं बात कर लेता हूं अमेंसलिज्म के बारे में। अमेंसलिज्म मतलब जहां एक को घाटा है और दूसरे को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, अमेंसलिज्म के बारे में बात कर लेता हूं। भाई अमेंसलिज्म जो है, समझ लीजिए यहां पर आपका एक फंगस है ना, एक फंगस है, तो फंगस जो है ये तो आपका एंटीबायोटिक बनाएगा ही, पेनिसिलिन बनाएगा ही। समझ लीजिए एक फंगस है, पेनिसिलियम, इसका तो काम ही है, इट इज सिंथेसाइज्ड पेनिसिलिन, इसका तो काम ही है पेनिसिलिन बनाना, इट सिंथेसाइज्ड पेनिसिलिन, इसका तो काम ही है पेनिसिलिन बनाना। कुदरत ने इसको बनाया ही ऐसा है कि ये पेनिसिलिन तैयार करे। तो अगर कोई बैक्टीरिया आसपास आएगा तो उस बैक्टीरिया की तो बैंड बजा देगा ना, इट किल्स बैक्टीरिया। अगर कोई बैक्टीरिया आया इसके आसपास तो उस बैक्टीरिया की तो बैंड बच जाएगी, तो बैक्टीरिया के लिए क्या है, ये रिलेशनशिप नेगेटिव है। लेकिन मेरे भाई इस फंगस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये फंगस तो बनाएगा ही बनाएगा पेनिसिलिन। आप पास मत आओ मेरे, आप पास आओगे आपकी डेथ हो जाएगी, कोई बैक्टीरिया पास आएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरिया के लिए रिलेशनशिप नेगेटिव है, लेकिन फंगस तो अपना काम ही कर रहा है ना, उसने कोई जानबूझ के थोड़ी बैक्टीरिया को मारा है, वो तो बनाता ही है एंटीबायोटिक। भैया पास आओगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने पास ग्रो नहीं होने देता, जाने अनजाने में ये बैक्टीरिया को मार ही देगा। दिस इज कॉल्ड एज अमेंसलिज्म, दिस इज कॉल्ड एज अमेंसलिज्म, इसे हम लोगों ने अमेंसलिज्म कह डाला। अगर मैं बात करूं कमेंसलिज्म की, तो ये भी बड़ी प्यारी रिलेशनशिप है, इसको भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं हम लोग। कमेंसलिज्म जो है इसको भी बहुत प्यार से देख सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप है ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। हाँ, कमेंसलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। कमेंसलिज्म में हमने क्या कहा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रल है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरे को इस न्यूट्रल वाले से फायदा हो रहा है। एक का फायदा हो गया, एक का भला हो गया, लेकिन दूसरे वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ। दिस इज अ प्लस जीरो रिलेशनशिप, इसे हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। तो कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज का बेनिफिट हुआ, लेकिन दूसरा जो है इट इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, इसका कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ। तो यहां पे 4 प्रकार के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला एग्जांपल है ऑर्किड का, जो कि आपका एज एन एपिफाइट ग्रो कर रहा है मैंगो पे। तो मैंगो जो है, मैंगो के पेड़ पे समझ लो आप झूला डाल के झूल रहे हो, तो मैंगो का नुकसान थोड़ी है, लेकिन आपको मजा आ गया, आपकी बचपन की यादें उस मैंगो के साथ जुड़ी हुई है कि आपने झूला झूला। सिमिलरली ऑर्किड जो है ये आपका मैंगो पे हल्का सा क्या करता है, सपोर्ट ले लेता है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, पैरासाइट नहीं है। एपीफाइट, एपी का मतलब होता है अपॉन, यानी ऊपर, फाइट यानी प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट यानी प्लांट, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है, जस्ट सपोर्ट ले रहा है, देयरफॉर ओनली सपोर्ट ले रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा मैंगो को। तो मैंगो को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो मैंगो सेफ, मैंगो न्यूट्रल। लेकिन ये जो ऑर्किड है इसको सपोर्ट मिल गया, तो ये जो ऑर्किड है इसको सपोर्ट मिल गया, मैंगो ट्री का कोई नुकसान नहीं हुआ। दिस इज कमेंसलिज्म का एग्जांपल नंबर 1। दूसरा देखो
बार्नेकल्स, बार्नेकल्स जो हैं ये आपका बैक ऑफ वेल पे, वेल की पीठ पे ग्रो कर लेते हैं। तो वेल इतनी बड़ी है, उसके ऊपर एक दो बर्नेकल चिपक गए, हजारों बर्नेकल चिपक गए, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्नेकल को क्या मिली, घूमी घूमी मिल गई, बैठने का जगह मिल गया, है ना, मस्त आराम से वेल की पीठ पे बैठ के घूमते हैं, घूमी घूमी करते हैं, एंड मेरे भाई इनको स्पेस मिल गया, रहने का, बैठने का अच्छा इलाका मिल गया। लेकिन ये इतने हल्के होते हैं और वेल को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, तो अलग अलग से छोटे छोटे ना आपके बर्नेकल्स होते हैं जो चिपक जाते हैं आपकी वेल की पीठ पे, न्यूट्रिशन डेराइव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उसकी पीठ पे टिके रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो मेरे भाई बर्नेकल्स जो है इनको फायदा हो गया, घूमी घूमी मिल गई और स्पेस मिल गया, वेल का नुकसान हुआ नहीं, है ना। तो दे डू नॉट पैरासिटाइज वेल, जैसा मैंने कहा, ये पैरासाइट नहीं है, खून वून नहीं चूसते वेल का, सिर्फ बैठते, तो वेल को कोई नुकसान नहीं है, वेल तो इतना बड़ा मैमल है, घूमो भाई पीठ पे बैठ के, कोई क्या दिक्कत है ना। तीसरा देखिए, कैटल एग्रेट जो है और ग्रेजिंग कैटल का रिलेशनशिप। कैटल एग्रेट जो है ये एक पक्षी है और ग्रेजिंग कैटल मतलब गाय भैंसे हैं। अब आपने देखा होगा गाय भैंसे जब घास चर रही होती है, इनके पीछे सफेद सफेद सी आपको चिड़िया दिखाई देती है, कई बार गाय भैंसों की पीठ पे भी बैठी होती है। जब गाय भैंसे चलती हैं घासों पे तो घास को दबाती हुई चलती हैं, तो घास को दबा रही है तो घास के नीचे जो इंसेक्ट है वो आसानी से इन चिड़ियाओं को दिख जाते हैं, तो चिड़िया खुद से इंसेक्ट ढूंढ ढूंढ के खाएगी तो टाइम लगेगा, हो सकता है ढूंढ भी ना पाए इतनी घनी घास में। जब गाय भैंसे चलती हैं तो घास को दबा देती हैं और इंसेक्ट दिखने लगता है, उसको एग्रेट पकड़ के झटपट खा लेता है। तो एग्रेट का जो है ये फायदा हो गया और आपका गाय भैंसों का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो चल चल के घास खा ही रही थी। चौथा जो है ये है रिलेशनशिप ऑफ सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। अब क्लाउन फिश जो है ये बेसिकली रक्षा चाहती है। क्लाउन फिश बहुत प्यारी सी फिश है। सी एनिमोन क्या करता है, सी एनिमोन गुंडा है, मारता है बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को, इसके पास टेंटेकल्स होते हैं, है ना, इसके पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं, उनसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे हमला करता है। तो क्लाउन फिश को जब कोई छेड़ रहा होता है तो अपने बड़े भाई के पास चली जाती है, इसके पास चली जाती है, सी एनिमोन के पास, भैया भैया मुझे बचा लो। तो जो क्लाउन फिश है उसको बचा लेता है सी एनिमोन, और कोई इसको मारने आ रहा होता है तो उस पर हमला कर देता है। ये गुंडा है लेकिन इसके भी उसूल हैं, छोटे बच्चों पे और औरतों पे हाथ नहीं उठाता, जैसे कई फिल्मों में सुना होगा ना डायलॉग। तो क्लाउन फिश बहुत प्यारी सी फिश है, इसको कुछ नहीं कहता, इसको प्यार करता है आपका ये जो सी एनिमोन है, लेकिन कोई और जो इसको मारने आएगा उस पर हमला कर देगा। तो क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल गई और सी एनिमोन तो गुंडागर्दी करता ही है, तो उसका कोई नुकसान कोई फायदा नहीं हुआ, वो न्यूट्रल रहा, उसका तो काम ही था टेंटेकल फेंक फेंक के मारना। तो यहां पर क्या हुआ, आपकी दो रिलेशनशिप्स हमने पढ़ भी ली, यहां पर हमने दो रिलेशनशिप्स पढ़ भी ली, कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म। बाकी रिलेशनशिप्स थोड़ी सी डिटेल्ड है, इनके बारे में आपको दो दो तीन तीन स्लाइड्स की आवश्यकता पड़ती है जानने के लिए, तो इनको जो है हम अभी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ग्रोथ कॉन्सेप्ट, एज वेल एज हमने ग्रोथ कर्व्स भी देख लिए, दो अलग अलग प्रकार की ग्रोथ भी देख ली हमने, ज्योमेट्रिक ग्रोथ या फिर आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देखी, एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और ग्रोथ देखी जिसका नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक कर्व हमने देखा जिसका नाम था वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। उसके बाद पॉपुलेशन की इंटरेक्शन को हमने स्टार्ट किया, कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म देखा। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो अब हम म्यूचुअलिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर प्रेडेशन पढ़ेंगे, पैरासिटिज्म पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अगले चैप्टर की तरफ, इकोसिस्टम की तरफ। तो चार इंटरेक्शन है, इनको एक एक करके हम लोग डिकोड कर लेते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसका नाम हम लोग कह रहे हैं म्यूचुअलिज्म, और इस नाम को हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। यहां पर एक और शब्द लिखा हुआ है जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। यानी दो ऑर्गेनिजम्स यहां पर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, एक ऑर्गेनिज्म है ए, दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी, ए बी की मदद कर रहा होगा और बी बदले में ए की मदद कर रहा होगा, तो दोनों जो है साथ साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसे हम सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के काम आ रहे हैं, इसीलिए इस रिलेशनशिप को हम लोग म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, जो कि प्लस प्लस टाइप की रिलेशनशिप है, यानी इसमें दोनों का ही भला हो रहा है। तो यहां पर अलग अलग टाइप की इंटरेक्टिंग स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि म्यूचुअलिज्म के अलग अलग एग्जांपल क्या है। अब कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल हैं, जैसे कि लाइकन, जो कि हमने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ लिया था। भैया लाइकन में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी और फंगस। एल्गी को आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, वो भी खाना बनाता है, तो वो भी फंगस के साथ एसोसिएट कर सकता है। तो आपका एल्गी जो है वो खाना बना के फंगस को दे रहा है, क्योंकि फंगस खाना नहीं बना सकता, और फंगस के जो बाल जैसे स्ट्रक्चर है, जो हाइफा है,
ये आपके वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देते हैं और आपका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण ये फंगस जो है एल्गी को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो एल्गी का भी फायदा हो गया, उसे शेल्टर मिल गया और उसका एब्जॉर्प्शन एरिया भी जो है वो भी बढ़ गया, उसको वाटर मिनरल भी अच्छे से मिल पा रहे हैं फंगस की वजह से, और फंगस को बदले में खाना मिल गया। दोनों की जो है मौज कट रही है यहां पर। सो इंटरेक्शन बिटवीन अ फंगस और अ फोटोसिंथेटिक एल्गा या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा, फंगस को बदले में खाना चाहिए तो ये एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएट कर जाता है, और मेरे दोस्त बदले में जो एल्गी है उसको वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिलती है, एज वेल एज उसको शेल्टर भी मिल जाता है। दूसरा रिलेशनशिप अगर हम देखें तो इसे कहते हैं माइकोराइजा। भैया माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट, तो यहां फंगस जो है एसोसिएट हो जाता है विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे जिम्नोस्पर्म है एक जिसका नाम है पाइनस, इसके साथ एसोसिएट हो जाता है आपका फंगस। तो फंगस जो है ये पाइनस की रूट को घेर लेता है तो रूट का सरफेस एरिया बढ़ता है, और रूट को घेर लिया है अगर फंगस ने, यानी कि फंगस ने एक तरीके से लेमिनेशन कर दिया है रूट के ऊपर, तो रूट पे कोई पैथोजन भी नहीं आ पाता, तो प्रोटेक्शन भी मिलती है प्लांट को, और बदले में प्लांट क्या करता है, फंगस को खाना दे देता है। तो ये भी दोनों तरीके से आपकी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाती है। तो यहां पे फंगस जो है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, और प्लांट को कवर करता है, तो ये आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है फ्रॉम पैथोजेनिक अटैक, प्रोटेक्शन भी देता है टू प्लांट रूट, क्योंकि प्लांट रूट को ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लैमिनेट करके बैठा होता है, तो प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है। एंड जो प्लांट है बदले में ये आपके कार्बोहाइड्रेट यानी फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसको, फंगस को, तो ये भी एक प्यारा रिलेशनशिप है। तीसरा जो रिलेशनशिप है ये सबसे सेक्रेड है, सबसे प्यारा है, इसे हम कहते हैं प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। बहुत स्पेसिफिक रिलेशनशिप होते हैं। जैसे समझ लीजिए ये एक प्लांट है ए, ये प्लांट है मेरे भाई, यहां पे मैं कुछ प्लांट स्पीसीज के नाम लिख देता हूं। लेट्स से प्लांट स्पीसीज है ए, बी, सी, और ये आपकी इंसेक्ट स्पीसीज है, इंसेक्ट स्पीसीज है एक्स, वाई, जेड। तो मेरे दोस्त ये जो इंसेक्ट स्पीसीज है ये इस प्लांट के लिए ही हो सकता है स्पेसिफाइड हो कि एक्स जो है सिर्फ ए की पॉलिनेशन कराएगा, सिर्फ ए के पॉलन को ट्रांसफर करेगा, बी और सी को नहीं करेगा। ये जो वाई वाला है ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सी की पॉलिनेशन कराए, ए और बी की नहीं कराएगा। एंड ये जो आपको देखने को मिल रहा है जेड, ये हो सकता है आपका सिर्फ बी की पॉलिनेशन कराए, ए और सी की नहीं कराएगा। यानी ये जो इंसेक्ट होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर प्लांट्स, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर प्लांट्स। ऐसा नहीं कि किसी की भी पॉलिनेशन करा दी, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफाइड फॉर प्लांट्स, किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज की ही ये क्या करेंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, ये आपको देखना होता है। करेक्ट। तो ऐसी एक खास आपको प्लांट एनिमल की रिलेशनशिप देखने को मिलती है जो कि है फिग की एंड फीमेल वॉस्प की। यानी एक प्रकार का वॉस्प है, एक प्रकार का ततैया है जो कि फिग यानी अंजीर के प्लांट के साथ रिलेशनशिप कर लेता है। तो यहां पे क्या हुआ, जो फीमेल वॉस्प है ये आपका फ्रूट, अंजीर के फ्रूट के पास आता है एंड डेवलपिंग सीड्स जो है ये ले लेता है फॉर नरिशमेंट ऑफ इट्स लार्वा। यानी ये जो ततैया है इसके लार्वा को खिलाने पिलाने के लिए अंजीर के सीड भी मिल जाते हैं और फ्रूट में ये अपने अंडे दे देती है। तो मेरे भाई जब लार्वा डेवलप होने लगते हैं तो वो सीड को खा लेते हैं। तो आपका जो फीमेल वॉस्प था इसको एक अच्छी जगह मिल गई अपने बच्चे रखने के लिए, और खाने पीने की चीजें भी मिल गई, आपके अंजीर के सीड भी मिल गए, और बदले में अंजीर को क्या मिल गया भैया, पॉलिनेशन, कि भैया ततैया महारानी जब तक हम आपके बच्चे संभाल रहे हैं तब तक आप जाके पॉलिनेशन करा के आओ। तो दोनों का इसमें फायदा हो गया। तो इट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफाइड रिलेशनशिप। कई बार पूछ लिया जाता है कि अंजीर जो है एक वेजिटेरियन फ्रूट है या नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है। आपको पता है इट इज अ वेजिटेरियन ड्राई फ्रूट। ऐसा माना जाता है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अंजीर में जब आपके ये लार्वा डेवलप हो रहे होते हैं तो ये वहीं कुछ लार्वा कैद हो जाते हैं और मर जाते हैं, या फिर फीमेल वास्प कई बार वहीं कैद हो जाती है और मर जाती है, पर वो जो उसके पार्ट्स हैं वो धीरे 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 डीजनरेट होते चले जाते हैं, तो बचते नहीं है अंजीर में। यानी जब आप अंजीर को खाते हैं तो इट इज अ वेजिटेरियन फ्रूट, राइट, इट इज अ वेजिटेरियन फ्रूट। हालांकि ये बात हमें पहले से भी पता होती है, बट स्टिल आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इट इज अ वेजिटेरियन फ्रूट। तो ये आपके अंजीर की और फीमेल वास्प की दोस्ती हो गई। एंड एक और दोस्ती बहुत खास ऑर्किड एंड इंसेक्ट की। जैसा मैंने बताया कई सारे आपके ऑर्किड प्लांट्स हो सकते हैं, है ना। ऑर्किड जो फूल है इसकी कई सारी स्पीसीज हैं और इंसेक्ट की भी हजारों स्पीसीज हैं। तो अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग प्रकार के ऑर्किड प्लांट्स को क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। तो कुछ ऑर्किड क्या करते हैं, अपना पॉलिनेशन के लिए नया जुगाड़ इस्तेमाल करते हैं। क्या, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे धोखा।
एक मेल बी है, वो मेल बी जब ऑर्किड के पास आती है तो ऑर्किड क्या करता है, ऑर्किड जो है इसका फूल कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसकी पंखुड़ी जो है, ऑर्किड की जो पेटल है वो फीमेल बी जैसी दिखाई दे। तो मेल बी जब उड़ के आएगी उसको ऐसा लगेगा कि कोई फीमेल बी बैठी है, पर एक्चुअल में वो फूल है, ऑर्किड का फूल है, उसकी शेप फीमेल बी जैसी हो गई। तो क्या होगा, मेल बी को लगेगा फीमेल बी बैठी है, तो इसके पास आकर के बातचीत करने लगेगा, थोड़ा सा इसके साथ वक्त बिताएगा। इस दौरान क्या है, फूल अपने पॉलन झाड़ देता है मेल बी के ऊपर, और मेल बी कहीं और जाकर फिर पॉलिनेशन करा देती है। यानी यहां मेल बी का भी फायदा है। मेल बी को क्या फायदा है, सर इसको तो धोखा मिल गया। मेरे भाई इसको धोखा मिल गया, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसको जीवन में सच्चा तो क्या, झूठा प्यार भी नहीं मिला था, अब कम से कम झूठा प्यार तो मिला, 0 से तो ऊपर ही है। तो यहां पर इसको सेक्सुअल डिसीट मिलता है, धोखा मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक नकली मोहब्बत भी मिल जाती है, और बदले में आपका पॉलिनेशन करा देता है ऑर्किड। तो एक स्पेसिफिक स्पीसीज होती है ऑर्किड की, जिसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन ऑर्किड, जिसका नाम है ओफाइरिस। इसका नाम है ओफाइरिस मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ये मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो है फॉल्स सेक्सुअल प्लेजर देता है अपने पॉलिनेटर को, इसे सेक्सुअल डिसीट कहते हैं। तो ओफाइरिस की जो एक पंखुड़ी है ये फीमेल बी जैसे दिखने लग जाती है, तो मेल बी जो है इसके पास आता है और सूडो कॉप्युलेट करने लग जाता है। एंड मेरे दोस्त इसी दौरान आपके पॉलन जो है इस मेल बी के ऊपर झड़ जाते हैं। अब इन दोनों को को इवॉल्व करना होता है। समझ लीजिए कल को फीमेल बी थोड़ी सी अलग हो गई, दिखने में थोड़ी सी बदल गई, तो ये जो पेटल है इसको भी अपनी शेप चेंज करनी होगी, अपना कलर, अपना पैटर्न चेंज करना होगा, जिससे मेल बी को दोबारा अट्रैक्ट कर सके। तो इसको हमेशा फीमेल बी जैसा दिखना होगा, अदरवाइज इसकी पॉलिनेशन रुक जाएगी। तो ये भी को इवॉल्व करती है। जैसे जैसे आपकी असली फीमेल बी दिखना बदलेगी, अपने मिजाज को बदलेगी, अपने रूप रंग को बदलेगी, वैसे ही इस पेटल को भी बदलना होगा। तो एक को इवॉल्व करते हैं। अब साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि प्लांट को कैसे पता लगा, इसको कैसे सिग्नल मिले कि को इवॉल्व कैसे करना है। दैट इज अ मिस्ट्री। इसके ऊपर जो है अभी साइंटिस्ट थोड़ा सा काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो लाइकन एक रिलेशनशिप हो गई अच्छी खासी, माइकोराइजा एक रिलेशनशिप हो गई, आपका प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप हो गई जो कि सबसे बेस्ट है। सीड डिस्पर्सल के लिए, यानी सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गिलहरी किसी बीज को अपने मुंह में दबाकर भाग जाती है बहुत दूर, तो सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, दूसरी जगह भी वेजिटेशन धीरे धीरे फैल सकती है। और फिग और वास्प की रिलेशनशिप भी हमने देखी। ये चारों चीजें क्या है, ये चारों चीजें आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप, हमारा तीसरा रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म यहां पर कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट। चौथा जो रिलेशनशिप है इसे हम कहते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन माने शिकारी और शिकार का रिलेशनशिप। तो शिकारी को यहां पर फायदा हो जाएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी को मार के खा रहा है, तो इसको भोजन मिल गया, लेकिन जिसको इसने मार करके खाया, जिसकी बैंड बजा दी, वो तो इस दुनिया से गायब हो गया। तो उसके लिए रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसीलिए प्रिडेशन जो है इट इज अ प्लस माइनस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। गौर से देखेगा मेरे दोस्त, यहां पर प्रिडेशन जो है, यहां पर इसका रोल क्या है नेचर में। Why predation is very important? Predation is very important क्योंकि यह स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, ये क्या बात हुई गुरुजी? स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी को ऐसे मेंटेन करता है कि एक जो प्रीडेटर था, इसका नाम था स्टारफिश पिजास्टर इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। तो ये जो स्टारफिश थी पिजास्टर, ये एक प्रीडेटर थी, ये एक प्रीडेटर थी, शिकारी थी। इस शिकारी को हमने जानबूझ के इस इलाके से रॉकी इंटरटाइडल सी कोस्ट से हटा दिया। यानी समुद्र के किनारे जहां थोड़े बहुत पत्थर पड़े होते हैं ना, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी है ना, वहां पे उन पत्थरों के आसपास पाई जाने वाली कम्युनिटीज को रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी कहते हैं, जहां तक लहरें आती हैं, जहां किनारों पे पत्थर पड़े रहते हैं। अब वहां एक स्टारफिश थी पिजास्टर। तो ये पिजास्टर स्टारफिश क्या करती थी, प्रीडेटर थी, तो कई छोटी छोटी प्रे को मार करके खाती थी, शिकार करती थी। तो समझ लीजिए अगर मैं इसको हटा दूं, इस पिजास्टर को हटा दूं, स्टारफिश को हटा दूं, तो शिकारी चला गया। तो शिकारों में तो खुशी की लहर होनी चाहिए कि भाई अब हमें खाने वाला कोई नहीं है। पर एक्चुअल में क्या हुआ, 10 से भी ज्यादा आपकी इनवर्टिब्रेट स्पीसीज जो है ये एक्सटिंक्ट हो गई, ये आपकी एक्सटिंक्ट हो गई, लड़ लड़ के मर गई आपस में ही, जब मेरे भाई पिजास्टर स्टारफिश को हटाया गया। जैसे मम्मी पापा नहीं होते घर पे तो बच्चे जो है आपस में कलेश काट देते हैं पीछे से, सेम इसी तरीके से जब पिजास्टर स्टारफिश को हटाया गया, प्रीडेटर को जब हटाया, तो प्रे आपस में ही लड़के मर गई। 10 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज जो है 1 साल में ही एक्सटिंक्ट हो गई। तो इन सब स्पीसीज को जिंदा रखने का एक्चुअल में देखा जाए तो काम किसका था, ऊपर जो बैठा हुआ था प्रीडेटर उसका था। ये डरा धमका के रख रहा था सबको, और ये इन प्रे की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखता है। कोई ज्यादा बढ़ रहा है, कोई ज्यादा फुदक रहा है, तो उसके 4 मेंबर उठा के खा गया।
फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं, फिर उनको खा जाता है, फिर नंबर बढ़ाते हैं, फिर खा जाता है। तो एक ओवरऑल नंबर मेंटेन रखने का काम भी किसका है? आपका प्रीडेटर का है। दे एक्ट एज अ कंड्यूट ऑफ एनर्जी, यानी कंड्यूट यानी कंडक्शन, तो ये एनर्जी कंडक्शन में हेल्प करते हैं मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से। कंड्यूट ऑफ एनर्जी, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे कंडक्शन में हेल्प करते हैं? कंडक्शन में कुछ इस तरीके से हेल्प करते हैं कि अगर एक प्लांट है तो उसको खाएगा एक गोट, है ना, लेट से कोई हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, तो ये जो एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे का शिकार ही तो कर रहे हैं। अगर आप इकोलॉजी की नजर में देखें तो आप भी एक प्रेडेटर हैं। अगर आप हर्बीवोर हैं, अगर आप किसी प्लांट को भी खा रहे हैं तो टेक्निकली आप उसका शिकार कर रहे हैं, तो आपको भी यहां पे इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रेडेटर माना जाएगा। यस, तो आपने प्लांट की एनर्जी ले ली, शेर आपके पीछे बैठा है, उसने आपको खा लिया, उसने आपकी एनर्जी ले ली, तो ये एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है ये भी प्रेडेशन से ही हो रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। और अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि उनका शिकार ना हो, तो ये अपने डिफेंस जो है इनको भी एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अकेशिया जो है या कैक्टस जो है कांटे बना लेते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है, अपने स्ट्रक्चर में चेंज किया, कांटे बना लिए जिससे कि कोई गाय भैंस इनको ना खा सके। कई ऐसे हैं जो पॉइजन या केमिकल्स, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स अपने बॉडी में इकट्ठे कर लेते हैं कि कोई इनको खाना पसंद ना करे। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई नाम की एक बटरफ्लाई है, ये जब कैटरपिलर स्टेज में होती है तो ये एक केमिकल को अपनी बॉडी में जमा कर लेती है। ये एक पॉइजनस वीड पे फीड करती है, एक पॉइजनस पौधा होता है, एक वीड होता है, उसको ये खाती रहती है थोड़ा थोड़ा कैटरपिलर स्टेज में, तो इसकी बॉडी में हल्का हल्का पॉइजन जमा होने लगता है, जिस वजह से बहुत ही दुर्गंधपूर्ण एज वेल एज बहुत ही डिसटेस्टफुल हो जाती है। यानी इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं है, तो इस बटरफ्लाई को खाने वाली जो बर्ड होती है वो इसको खाना ही छोड़ देती है कि यार ये जो है अच्छी डिश नहीं है तो इसको मैं नहीं खाऊंगी, तो ये बच जाती है, अपने आप को गंदा बना करके बच जाती है। और कैलोट्रोपिस जो है आंकड़ा जो है ये आपके खेतों में अकेला भी अगर पाया जाएगा तो भी कोई गाय भैंस इसके पास नहीं आती, क्योंकि इसमें है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जैसे ही कोई एनिमल इसको खाएगा तो उसे दिल का रोग लग जाएगा, दिल की समस्या पड़ जाएगी। ग्लाइकोसाइड्स यहां पर होते हैं जो कि जहरीले पॉइजनस पदार्थ होते हैं, तो कोई इसको खाना प्रेफर नहीं करता। और कैमोफ्लेज से भी एनिमल्स अपने आप को बचा सकते हैं, ये अपने आप को क्रिप्टिकली कलर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स हैं और फ्रॉग है, ये बैकग्राउंड के कलर से अपना कलर मैच कर लेते हैं जिससे इनको कोई पकड़ ही ना पाए और इनका शिकार ना हो पाए। तो अलग अलग तरीके हैं जिस हिसाब से शिकार हो सकता है, और अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपना शिकार होने से बचा भी सकते हो, ये आपने देखा। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहली लाइन ही मैंने आपको बताई थी, इन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हर्बीवोर जो है, जो पेड़ों को खाते हैं, ये भी प्रीडेटर कंसिडर किए जाते हैं, ये भी आपके क्या है, शिकारी हैं। 25% के आसपास जो इंसेक्ट होते हैं दे आर फाइटोफेगस, फाइटो यानी प्लांट, फेगस यानी खाने वाले, तो ये प्लांट को खाते हैं। यस, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट। दे आर स्मार्ट, दे आर फ्यूचरिस्टिक, है ना, फ्यूचर का विजन रखते हैं। कैसे गुरुजी फ्यूचरिस्टिक कैसे हुए? फ्यूचरिस्टिक ऐसे हुए मेरी जान कि अगर आप प्रीडेटर की बात करें, एक शेर की बात करें, तो क्या वो सारे जंगल के खरगोशों को, बकरियों को एक दिन में ही खा जाएगा? नहीं सर, जब भूख लगेगी तभी शिकार पे निकलेगा, एक खरगोश को मारेगा, एक हिरन को मारेगा या एक गोट को मारेगा और खा जाएगा। जितनी भूख लगी है उतना ही खाना खाएगा, उनका भी परिवार बढ़ने देगा जिससे उनकी भी जिंदगी चलती रहे, शेर को भी खाने पीने की कमी ना हो। तो ये स्मार्ट होता है, ये सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए सभी को मार के नहीं खा जाता। तो दे आर वेरी वेरी प्रूडेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है प्रेडेटर की? दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। जब भी कोई प्रे ज्यादा फुदकने लगती है तो उसको जाकर के निपटा देता है आपका प्रेडेटर, तो इनको क्या है, बेसिकली कंट्रोल में रखता है। फॉर एग्जांपल प्रिकली पियर कैक्टस नाम का एक कैक्टस था जिसपे पिंक कलर का फूल होता है, ये अर्ली 1920s में यानी 1921-1922 के आसपास आपकी ऑस्ट्रेलिया में खूब फैली। ऑस्ट्रेलिया में खाली जमीनें पड़ी हुई थी, प्रिकली पियर कैक्टस ला करके उगा दिया तो एकदम पूरे जंगल जंगल बना दिया भाई इसने, एकदम इतना दूर दूर तक फैल गई, खाली जमीनों को भर दिया प्रिकली पियर कैक्टस ने। लेकिन हम लोग इसका प्रेडेटर तो लाए ही नहीं, तो अब इसको कोई रोकने वाला है नहीं, इसको कोई खाने वाला है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस नया नया लाया गया था। तो इसको खाने वाले मौत को तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, तो भाई फैलता गया, धनाधन फैलता गया रिप्रोड्यूस कर करके। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे इस प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो मैं इसका प्रेडेटर भी ले आऊं, तो मैं एक मोथ लेकर के आया जिसका नाम था कैक्टोब्लास्टिस। कैक्टोब्लास्टिस, कैक्टस को ब्लास्ट करने वाला, इस कैक्टस को ब्लास्ट करने वाला जो है हमने मोथ इंट्रोड्यूस किया, कैक्टोब्लास्टिस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, कैक्टोब्लास्टिस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया,
है ना। तो इसने आकर के प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। किसी ऑर्गेनिज्म को अगर मारना है तो उसके प्रीडेटर को ले आओ, वो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल कर देगा। आपके खेत में एफिड बहुत ज्यादा है, लेडी बर्ड बीटल को ले आओ, जो कि हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़ा था, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, जैसा मैंने आपको बताया था भैया, पिजास्टर स्टारफिश जो है ये आपके कई सारे इन्वर्टिब्रेट्स को मार मार के खाती थी। जब हमने पिजास्टर स्टारफिश को हटाया तो हमने देखा कि 10 से भी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज 1 साल के अंदर अंदर खुद ही लड़ लड़ के मर मर के खत्म हो गई, राइट। इसीलिए एक प्रेडेटर का सर पे बैठा होना जरूरी है। अभी अपने आप को बचाने के लिए डिफेंसेस का भी प्रयोग करते हैं, जैसे इंसेक्ट और फ्रॉग अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, कैमोफ्लेज कर लेते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई जो है ये अपने आप को डिसटेस्टफुल बना लेती है और दुर्गंधपूर्ण बना लेती है अपनी कैटरपिलर स्टेज में, एक वीड पे फीड करके, पॉइजनस वीड पे फीड करके। अकेशिया और कैक्टस आपका कांटा बना लेते हैं और कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग प्लांट्स में निकोटिन है, कैफीन है, क्विनिन है, स्ट्राइकनिन है, ओपियम है। अब ये सब हम लोग यूज करते हैं। प्लांट ने बनाए थे अपने डिफेंस के लिए कि कोई इनको खाए ना, लेकिन हमने पता लगाया कि ये तो भाई काम की चीजें हैं, मार्केट में बेची जा सकती हैं। निकोटिन जो है टोबैको में होती है, कैफीन जो है कॉफी में होती है, चाय में होती है। आपका ओपियम जो है, ओपियम पोपी आपको पता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया होगा, ड्रग्स जब हम पढ़ते हैं, है ना, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में जब पढ़ते हैं, तो मेरे दोस्त नशीला पदार्थ है, तो इनको निकाल निकाल कर बेचा जाने लगा। यस, तो ये सारी चीजें जो है प्लांट अपने डिफेंस के लिए बनाता है। हमने इन चीजों को कमर्शियलाइज कर दिया, हमने इन चीजों को बेचना शुरू कर दिया और इन चीजों से पैसा कमाना शुरू कर दिया, ये हमने देखा। सो इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज दे आर प्रूडेंट, बट दे आर प्रूडेंट। ऐसा कहा गया कि कई बार क्या होता है कि प्रीडेटर बहुत ज्यादा मात्रा में शिकार करने लग जाते हैं अपने प्रे का, पर ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, ऐसा यूजुअली नहीं होता। प्रीडेटर जो है प्रूडेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एंड इसीलिए ये अपनी सारी की सारी प्रे को एक बार में मार करके खत्म नहीं करते, अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, अपने भविष्य के खाने पीने का जुगाड़ भी ये करके रखते हैं। दिस इज प्रेडेशन विच इज आर इंटरेक्शन नंबर 4। नाउ इट इज टाइम फॉर इंटरेक्शन नंबर 5, जिसको हम लोगों ने कहा पैरासिटिज्म। इसको हम लोगों ने कहा पैरासिटिज्म, यानी ये पैरासाइट और होस्ट की रिलेशनशिप है। अब पैरासाइट बीमारी फैलाने वाला कोई जो आपका पैरासाइट है, पैथोजन है, ये आपकी बॉडी में आकर के रह रहा है ना। पैथोजन अलग भी हो सकते हैं, बहुत छोटे साइज के भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम पैरासाइट की बात करें, है ना, सो दे आर यूजुअली ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यूजुअली हम वॉर्म पैरासाइट की यहां पर डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, राइट। तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी से नरिशमेंट डिराइव करते हैं, आपकी बॉडी से खाना पीना डिराइव करते हैं। यस, आपकी बॉडी में बीमारी फैलाते हैं, तो आपकी बॉडी को कमजोर करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को जो है कम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे आपको इल इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। तो जो पैरासाइट है वो तो खाना निकाल रहा है आपकी बॉडी से, तो इसका तो फायदा है। लेकिन होस्ट जो है इसकी तो बैंड बज गई ना, इसका तो पूरा पूरा नुकसान है। तो प्रेडेशन की तरह इट इज ऑल्सो अ प्लस माइनस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो यहां पर देखिए, पैरासाइट जो है ये आपकी बॉडी से, होस्ट की बॉडी से फूड निकालेगा, तो आपकी बॉडी पे एज अ फ्री लोडर ये बैठा होता है। फ्री लोडर यानी मुफ्तखोर है एकदम, आपकी बॉडी से खाना निकाल निकाल के खा रहा होगा। यस, तो एक्टो पैरासाइट क्या होता है, एक्टो का मतलब होता है बाहर, तो ये आपकी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे चिपक जाएंगे। जैसे लाइस चिपक जाते हैं ह्यूमन की बॉडी पे और टिक्स चिपक जाते हैं डॉग पे। याद कैसे करोगे, धोती से याद कर लोगे, धोती याद कर लो, डॉग जो है इस पे टिक्स चिपक जाते हैं, तो लाइस होंगे ह्यूमन पे, तो ये एक्टो पैरासाइट होते हैं, है ना। मैराइन फिशेस पे भी क्या चिपक जाते हैं, कॉपपॉड्स चिपक जाते हैं, कॉपपॉड्स चिपक जाते हैं। तो ये भी मैराइन फिशेस की आंखों के पास चिपक जाते हैं और उससे खून चूसते रहते हैं, इन्हें कॉपपॉड्स कहा जाता है। और कस्क्यूटा यानी अमरबेल जो है, इसका भी
टाइम के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सारी पत्तियां गायब हो गई और इसमें भी क्लोरोफिल गायब हो गया। तो पीले कलर की बेल सी है जो कि अलग अलग पेड़ों पे पड़ी रहती है, उनके जाइलम फ्लोएम के साथ कनेक्शन बनाती है और उनसे खाना पीना चूस रही होती है। तो ये भी हेज प्लांट्स पे, जो आपके सोसाइटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हेज प्लांट्स उगाए जाते हैं, बाउंड्री बनाने के लिए एक सड़क है उसके दोनों साइड जो प्लांट लगाए जाते हैं उन्हें हेज प्लांट्स कहा जाता है। उनके ऊपर आपको अमर बेल पड़ी हुई दिख जाएगी। मैं अलग से भी आपको कभी कोई शॉर्ट या कोई रील बना के दिखा दूंगा। मेरे घर के पास कई सारी अमर बेल हैं, तो आपने अगर नहीं देखी है तो आपको आइडिया लग जाएगा। यस, एंडोपैरासाइट मतलब आपकी बॉडी के अंदर, तो ये इनसाइड द होस्ट बॉडी रहती है अलग अलग जगह पर। जैसे आपका प्लाज्मोडियम हो गया जो मलेरिया कॉज करता है, एंटमीबा हो गया, टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया। जैसे अगर आप लिवर फ्लूक की बात करें तो कहां रहेगा, लिवर में रहेगा। अलग अलग पैथोजन, कोई इंटेस्टाइन में रहता है, कोई लिवर में रहता है, कोई आपका किडनी के पास जाके जो है रिप्रोड्यूस करना पसंद करता है। तो अलग अलग जगह पर ये आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक्टोपैरासाइट बॉडी के सरफेस पे चिपक के खून चूसेंगे, एंडोपैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन में जाके, स्पेसिफाइड ऑर्गन में जाकर खून चूस रहे होंगे, नरिशमेंट ले रहे होंगे। यह एक्टो और एंडो पैरासाइट। ठीक है, यहां पर देखिए कई ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनमें एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट भी होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी होस्ट जो मेन होस्ट है, जिसकी बॉडी में घुसना है आपके पैरासाइट को। लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स से होके वो फिर मेन होस्ट में जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं प्राइमरी होस्ट में जाने से पहले ह्यूमन लिवर फ्लूक की अगर मैं बात करूं तो ये स्नेल और फिश में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लिवर फ्लूक के इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, स्नेल और फिश, फिर वो आपके ह्यूमन में आता है। तो ह्यूमन इज द प्राइमरी होस्ट, लेकिन उससे पहले वो स्नेल और फिश में भी घूम चुकी होती है। तो आपके एंडोपैरासाइट जो है इनकी लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इनको आपकी बॉडी के अंदर रहना है। तो आपकी बॉडी में अंदर रहने के लिए इनको थोड़ी मॉडिफिकेशन भी करनी होंगी, जिससे आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज ये आपकी बॉडी के अंदर रह ही नहीं पाएंगी। आप किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऐसे थोड़ी चले जाओगे, ऐसे थोड़ी रह लोगे। आपको कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ अडेप्टेशंस भी तो करनी होंगी। लेकिन बाहर किसी की बॉडी पे चिपक के खून चूसना, उसके लिए तो आपको बस सकर चाहिए। आप किसी की बॉडी पे चिपक जाओ और सकर है आपके पास, खून सक करने के लिए बस उतना ही काम आपको करना है, चिपकना है और खून चूसना है। लेकिन अगर आप किसी की बॉडी के अंदर रह रहे हो तो उसके ब्लड फ्लो में भी आपको इधर उधर भगाया जाएगा। मेरे ब्लड में अगर कोई पैथोजन एंटर कर दिया, भाई उसको तो मैं भगाऊंगा ना। मेरा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो जो आपका पैरासाइट है वो भी सर्कुलेट करेगा अलग अलग ऑर्गन्स में। अटकने के लिए उसको क्लिंगर्स भी चाहिए, हुक्स भी चाहिए, सकर्स भी चाहिए, है ना। और उसको अलग अलग और भी अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और भी उसको सिंपल बॉडी डिजाइन चाहिए, है ना, जिससे कि वो बढ़िया तरीके से काम कर सके। तो स्पेशल अडेप्टेशंस भी इनके पास होती हैं टू काउंटर एक्ट और टू न्यूट्रलाइज होस्ट। होस्ट कोई खाली थोड़ी बैठा है। मेरी बॉडी में कोई पैरासाइट आएगा तो क्या मैं उस पैरासाइट पे हमला नहीं करूंगा? मेरा इम्यून सिस्टम क्या उस पे हमला नहीं करेगा? करेगा। लेकिन पैरासाइट और ढीठ है, वो मेरे इम्यून सिस्टम से लड़ने की तैयारी करके आएगा। फिर मैं और ढीठ हूं, मैं अपने इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करूंगा कि ये पैरासाइट पिछली बार आया था, बहुत तबाही मचा के गया था, इसके लिए मैंने हथियार बना लिया। पैरासाइट और स्ट्रॉन्ग हो के आएगा, क्योंकि पैरासाइट का जीवन मुझ पर निर्भर करता है। मैं होस्ट हूं। अगर पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप भी बहुत स्पेसिफिक है, जस्ट लाइक प्लांट एंड पॉलिनेटर। अगर मैं पैरासाइट को अपनी बॉडी के अंदर नहीं आने दे रहा हूं तो पैरासाइट मर जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बॉडी में ग्रो करता है, सिर्फ ह्यूमंस में ग्रो करता है। अगर ह्यूमंस ने ऐसी टेक्निक बना ली, ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया कि भाई होस्ट ने ऐसा तगड़ा जुगाड़ लगा लिया है कि पैरासाइट आ ही ना पाए, या आए तो मर जाए, तो भाई पैरासाइट खत्म हो जाएगा। फिर उसकी लाइफ साइकिल एकदम एंड पे आ जाएगी। तो पैरासाइट भी अपने आप को विद टाइम स्ट्रॉन्ग करता रहता है, को इवॉल्व करता रहता है। ये लूज कर देता है अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को। क्यों? क्योंकि एंडोपैरासाइट है, इसे मेरे शरीर में घूमते रहना है। भाई मेरा ब्लड जहां ले जाएगा वहीं पैरासाइट जाता रहेगा, तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन इसे चाहिए ही नहीं, खुद की कोई सेंस लगानी नहीं है, ब्लड में घूमते रहना है। जब पता लग जाएगा अपने काम का ऑर्गन आ गया है, वहां क्लिंग कर लेना है, हुक लगा देना है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मेन काम होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करूं और ज्यादा से ज्यादा होस्ट की बॉडी की बैंड बजाऊं। और एडहेसिव ऑर्गन यहां होने चाहिए, जैसे कि सकर्स होने चाहिए, जिससे कि अलग अलग ऑर्गन्स पे क्लिंग कर सके, अलग अलग ऑर्गन्स पे चिपक सके। दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो थोड़ी कुछ बातें हम लोग और पढ़ लेते हैं, फिर ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, जैसा मैंने बताया स्पेसिफिक होस्ट में ही ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि आदमी में भी चले गए, बकरी में भी चले गए, गधे में भी चले गए, नहीं। अगर आदमी के लिए है कोई पैरासाइट तो सिर्फ आदमी पे ही वो अटैक कर रहा होगा। दे कैन पैरासिटाइज ओनली सिंगल होस्ट, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो होस्ट और पैरासाइट को को इवॉल्व करना होता है। पैरासाइट चाहता है कि होस्ट की बॉडी की बैंड बजाता रहे, होस्ट चाहता है कि मेरी बॉडी की बैंड ना बजे तो मैं पैरासाइट की बैंड बजा दूं। तो पैरासाइट भी विद टाइम स्ट्रांग होता रहता है, होस्ट भी विद टाइम
स्ट्रांग हो रहा होता है। तो अडेप्टेशंस क्या है? अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को लॉस कर देता है आपका पैरासाइट, क्योंकि इनको हमारे ब्लड फ्लो में ही फ्लो करना है, तो इनको खुद का कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, तो सेंस ऑर्गन्स की ज्यादा जरूरत है नहीं। एडेसिव ऑर्गन जैसे कि सकर्स जो है, इनको चाहिए रहते हैं जिससे कि ये अलग अलग ऑर्गन्स पे क्लिंग कर सके, अटैच कर सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भैया डाइजेस्टेड फूड इनको मिलेगा हमारे ब्लड के अंदर पहले से, तो खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए। हाँ, ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करें जिससे कि ये होस्ट में ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन कर पाए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया इन्फेक्शन करे, होस्ट की बैंड बजा डाले। तो अगर पैरासाइट होस्ट की बॉडी में घुस गया तो ये होस्ट की ग्रोथ को रोक देगा, रिप्रोडक्शन को रोक देगा और कई बार उसे इतना बीमार कर देगा कि मौत ही हो जाए होस्ट की। तो ये वीक बनाते हैं होस्ट को एंड वल्नरेबल बनाते हैं फॉर प्रेडेशन, बहुत कमजोर बना देते हैं कि इनका कोई और शिकार कर ले जाए। इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी होस्ट की घट जाती है, यानी पॉपुलेशन कम हो जाती है होस्ट की, यानी होस्ट मर भी सकता है, इतना बीमार कई बार ये पैरासाइट उसे कर देते हैं। ये पैरासाइट करता है आपकी बॉडी में आकर के। यस, ये हमने देखा। अब एक्टोपैरासाइट, जैसा मैंने बताया, एक्टोपैरासाइट जो है आपकी बॉडी के बाहर रहता है। तो धोती से हमने याद किया था, धोती तो डॉग पे हो जाएंगे आपके टिक्स, धोती से याद किया था, और लाइस हो जाएंगे आपके किस पे? ह्यूमंस पे, ठीक है। और मेराइन फिश पे आपके क्या होते हैं? कॉपपॉड्स होते हैं। यस, कस्क्यूटा जो है ये आपका अमर बेल है, इसका क्लोरोफिल और इसके पत्ते जो है कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान गायब हो गए थे, तो ये हेज प्लांट पे गिरा रहता है और उनके जाइलम फ्लोएम से अटैच होकर के खाना पीना निकाल रहा होता है। अगर आप एंडोपैरासाइट की बात करते हैं तो एंडोपैरासाइट में आपने देखा कि यहां पर जो आपका होस्ट है इसकी बॉडी के अंदर रहना पसंद करते हैं आपके कौन? पैरासाइट। तो ये अलग अलग पार्ट्स में चले जाते हैं ऑफ द होस्ट, फॉर एग्जांपल लीवर में चले गए, किडनी में चले गए, लंग्स में चले गए, आरबीसी में चले गए, और इन्हें क्योंकि इन होस्ट की बॉडी के अंदर रहना है तो ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल लेके आते हैं। मतलब इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इन्हें अपने अंदर चेंजेस करने होते हैं, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को हटाना होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हटाना होता है, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनहेंस करना होता है, हुक्स और क्लिंगर्स बनाने होते हैं। जैसे कि ह्यूमन लीवर फ्लूक की अगर आप बात करें तो दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं इसके, स्नेल और फिश, उसके बाद ये कहां आता है? ह्यूमन में। और मलेरियल पैरासाइट की अगर आप बात करें प्लाज्मोडियम, तो इसको मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है आपकी बॉडी तक आने के लिए। तो मॉस्किटो बीमारी कॉज नहीं कर रहा है, हम कहते हैं मच्छर काटने से मलेरिया हुआ, मच्छर ने प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में भेजा। मॉस्किटो एक्चुअल में क्या है? वेक्टर है, ये आपका खून नहीं, मतलब आपसे न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, इसको अपने छोटे मोटे कामों के लिए आपका ब्लड चाहिए रहता है, जो फीमेल है इसको। तो ये एक्चुअल में एक पैरासाइट नहीं है, ये एक वेक्टर है जो कि आपका मेन पैथोजन आपकी बॉडी तक पहुंचा रही है, ये वेक्टर का काम करती है। तो फीमेल मॉस्किटो अगर मैं बताऊं तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से नहीं लेती, ये न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, आपका थोड़ा सा ब्लड ले रही है अपने रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, ये आपसे न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, आप इसका कोई खाना नहीं, इसको सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए आपका ब्लड चाहिए, नॉट एज फूड, ये कोई खाना नहीं ले रही है आपसे। तो मेल जो है वो हरी भरी पत्ती खाता है और जो फीमेल है वो आपका खून चूस रही होती है। तो फीमेल जो है उसी का काम होता है खून चूसना, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब में लिखा हुआ है ना। आइए अब अगला जो है दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, ममता का बंटवारा। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक पैरासिटिक बर्ड है जिसका नाम है कुकू या कोयल, ये अपने अंडे दे देती है इन द नेस्ट ऑफ होस्ट, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है उड़जा काले कावा कावा तेरे मुंह विच खंड में पावा, दैट इज क्रो। तो क्रो के घोंसले में कुकू अपने अंडे दे देती है। अब इस प्रकार से कुकू को इवॉल्व कर रही है, इस प्रकार से कुकू को इवॉल्व कर रही है कि इसके अंडे जो हैं वो क्रो के अंडे जैसे दिखाई दें। तो क्रो ने 2 अंडे दिए, तीसरा कुकू अपना अंडा रख गई, तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। कौवे को लगा तीनों मेरे ही हैं, इसने तीनों पाल दिए। कुकू बाद में क्या करती है? अपने अंडे को उठाकर ले जाती है और जो 2 अंडे हैं कौवे के उनको लात मार के नीचे गिरा देती है। तो क्या हुआ? कौवे के पास एक भी बच्चा नहीं बचा। कोयल अपना तो ले ही गई लेकिन बचे हुए 2 को भी लात मार के गिरा दिया। तो यहां ममता का खिलवाड़ हुआ है। तो यहां पैरासिटिक बर्ड जो है ये अंडे दे देती है इन द नेस्ट ऑफ होस्ट, और होस्ट उनका ख्याल रखता है, कौवा उनका ख्याल रखता है। तो कुकू और क्रो का ये रिलेशनशिप है, इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। कि यहां कौवे का नुकसान हो गया, उसको एक भी बच्चा नहीं मिला, और ये जो कोयल थी अपना बच्चा हैच करवा के, अपना अंडा उसकी देखभाल करा के अपना अंडा उठा करके ले गई, अपना बच्चा उठा करके ले गई। तो उसका जो है कंप्लीट फायदा यहां पर हो गया। ये हमने देखा। नाउ इट इज द टाइम फॉर द लास्ट रिलेशनशिप एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है कंपटीशन, जिसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं।
यानी यहां पर दो स्पीसीज आपस में कंपीट करेंगी, आपस में कंपीट करेंगी तो एक दूसरे से जीतने के लिए एक दूसरे के लिए षड्यंत्र तैयार करेंगी। तो अल्टीमेटली दिस इज अ माइनस माइनस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यानी यहां दोनों स्पीसीज आपस में एक दूसरे का नुकसान करती हैं। तो एक जनरल डेफिनेशन है कंपटीशन की जो कि गलत है। पहले हम वो डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको गलत साबित करेंगे। डेफिनेशन का पहला पार्ट गौर से सुनिए, ओ मेरे मुन्ना गौर से सुनना। इट इज अ सीन दैट, ओके ये फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, है ना। यहां पर मैं आपको एक बढ़िया डेफिनेशन खुद से बताता हूं और उसके बाद उसको हम लोग चैलेंज करेंगे। आराम से देखिए। इट इज अज्यूम्ड दैट कंपटीशन अकर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। पहला पॉइंट कि कंपटीशन जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है, मिलती जुलती स्पीसीज, जैसे गाय और भैंस दोनों घास खाती हैं, इनमें कंपटीशन होगा क्योंकि दोनों सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही हैं, दोनों के दोनों सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही हैं। और ये रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हुई तो और ज्यादा मारकाट होगी कि घास लिमिटेड है तो एक जैसे ऑर्गेनिज्म एक जैसी चिज्जी खाना चाहते हैं और वो चिज्जी भी बहुत कम है तो मारधाड़ होगी, ऐसा माना जाता है। पर ये हमेशा सही नहीं है। क्यों? पहला पॉइंट कि क्या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा? नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं अनरिलेटेड स्पीसीज की तो ये भी आपस में कंपीट कर सकती हैं। जैसे फ्लेमिंगो बर्ड है और फिश है इन साउथ अमेरिकन लेक्स, ये दोनों जू प्लैंक्टन के लिए लड़ती हैं। जू प्लैंक्टन को खाना चाह रही है उस तालाब में बैठी हुई मछली भी, और फ्लेमिंगो जो बाहर से आई है इस तालाब में घूमने भ्रमण करने, वो भी जू प्लैंक्टन को खा रही है। तो जू प्लैंक्टन इज द सेम रिसोर्स, लेकिन इसके लिए जो लड़ रही है वो कौन है? मछली और बर्ड। अलग अलग क्राइटेरिया है, बहुत अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी की है, तो ये लड़ रही होती है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। जरूरी है कि हर बार रिसोर्स लिमिटेड हो? नहीं मेरे भाई, कई बार अनलिमिटेड रिसोर्सेज पे भी मारधाड़ मच जाती है, जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। नाम है इंटरफेरेंस कंपटीशन, अर्थात यहां पर एक ऑर्गेनिज्म के आने से दूसरा इंटरफेयर हो जाता है। एक आपका कंप्लीट खाली घास का मैदान था, खुली घास थी, उसमें बहुत सारी घास थी कि जन्म जन्मों तक खत्म ना हो, और वहां पे एक टॉर्टॉइस जो है वो घास को खाता था, इसका नाम था अबिंगनन टॉर्टॉइस। तो गैलापागोस आइलैंड में जहां डार्विन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, यहां अबिंगनन टॉर्टॉइस बहुत ज्यादा घास खाता था, और बढ़िया तरीके से इसको दिख रहा है खुला मैदान है, घास खाए जा रहा है। कुछ साल बाद इस इलाके में गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बकरियों को। अब बकरियां जो हैं टॉर्टॉइस से तो ज्यादा ही तेजी से घास खा लेंगी, तो ये तेजी से घास खाने लगी। घास खूब सारी थी, लेकिन अबिंगडन टॉर्टॉइस डिप्रेशन में चला गया ये सोच के कि अरे यार ये तो बकरी है तो पूरी घास खा जाएगी, बहुत तेज घास खा रही है, अरे ये तो बहुत जल्दी जल्दी खा रही है, अरे ये तो सारी खा जाएगी, अरे ये तो खत्म कर देगी, तो बच्चे भी पैदा करेगी, इसके बच्चे भी घास खाएंगे। ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया और इसकी बैंड बज गई। 10 साल के अंदर अंदर, एक डेकेड के अंदर अंदर गायब हो गया मेरे भाई, एक्सटिंक्ट हो गया। यहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी, लेकिन तब भी आपका अबिंगडन टॉर्टॉइस जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन, गोट को ज्यादा खाता देख के, गोट की ज्यादा फीडिंग एफिशिएंसी देख के इंटरफेयर हो गया और खुद ही कंपटीशन का शिकार हो गया, जबकि गोट इसे कुछ कह भी नहीं रही थी और अनलिमिटेड रिसोर्सेज पड़ी हुई थी फिर भी। तो जरूरी नहीं कि कंपटीशन में रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी कंपटीशन हो, इंटरफेरेंस कंपटीशन अनलिमिटेड रिसोर्सेज में भी हो सकता है। और दूसरा, जरूरी नहीं कि मिलती जुलती स्पीसीज आपस में कंपीट करें। अनरिलेटेड स्पीसीज जैसे कि फ्लेमिंगो जो कि एक बर्ड है और फिशेस जो कि एक तालाब में रह रही थी, ये दोनों भी सेम रिसोर्स के लिए, जू प्लैंक्टन के लिए मारकाट मचा सकती हैं। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विन साहब का यह कहना था। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अलग अलग स्पीसीज में जो कंपटीशन हो रहा है, ये एक फोर्स है इवोल्यूशन के लिए। कैसे? क्योंकि अगर दोनों स्पीसीज में कंपटीशन होगा, ए चाहेगी मैं बी से बेहतर रहूं हमेशा, बी चाहेगी मैं ए से बेहतर रहूं हमेशा, जिससे मैं ज्यादा खाना खा सकूं, जिससे मैं ज्यादा बेहतर कंपीट कर सकूं। तो आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी है, कोई कंपेटिटर है, तो यू विल इंप्रूव मोर। समझ लीजिए कैसी रेस है जिसमें मैं हमेशा जीतता हूं, तो आराम आराम से, हाँ भाई मेरे को तो जीतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन कोई आदमी आया पीछे से चीरता हुआ निकल गया भाई रेस को, मैंने देखा अरे बाप रे क्या तेज भागा यार, दिखाई भी नहीं दिया, गोली की तरह निकल गया। नाउ आई नीड टू इंप्रूव। व्हाई? इफ आई हैव टू विन एज ऑफ नाउ, अभी अगर मुझे जीतना है, इसको हराना, इस गोली को हराना पड़ेगा, सुपर गोली बनना पड़ेगा। तो मेरे को भाई अब जो है पता लग गया कि यह आदमी जो है इसकी स्पीड इतनी है, इतनी स्पीड से भागा कि मुझे दिखाई नहीं दिया। आई नीड टू ब्रेक दैट स्पीड, इस स्पीड से तेज भागना है। आई विल प्रैक्टिस मोर। मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं ना, इवॉल्व भी तो हो रहा हूं, तो इवोल्यूशन के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऐसा भी कहा जाता है, इट इज सीन दैट आउट ऑफ टू कंपीटिंग स्पीसीज, दो स्पीसीज अगर आपकी कंपीट कर रही हैं, एक का आर वैल्यू हायर होगा, एक ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, एक का आर वैल्यू कम होगा, दूसरा
कम रिप्रोड्यूस करेगा, यानी एक जो है कंपटीशन को जीत जाता है, दूसरा कंपटीशन हार जाता है। ये भी आपका प्रॉपरली सही नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एक टॉपिक पढ़ेंगे अगली ही स्लाइड में, जैसे रिसोर्स पार्टीशनिंग हम लोग बोलेंगे, राइट। तो हमने क्या बोला, कंपटीशन में फिटनेस जो है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस दैट इज आर वैल्यू ऑफ वन स्पीसीज, जो कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी आर वैल्यू जो है ये सिग्निफिकेंटली लोअर होती है दूसरी स्पीसीज से, यानी कोई एक कंपटीशन जीतता है, कोई एक हार जाता है। यस, तो कंपटीशन जो है इंटर स्पेसिफिक होता है, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में भी कई बार कंपटीशन हो सकता है, जैसे आप नीट में कंपीट कर रहे हैं, अपनी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के साथ ही कंपीट कर रहे हैं एक सीट के लिए। जैसे विजिटिंग फ्लेमिंगो जो है और रेजिडेंट फिश जो है आपके एक तालाब में जू प्लैंक्टन के लिए मारामारी कर रही होती हैं, तो दो अलग अलग अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम चीज के लिए मारामारी कर सकती हैं। और अबिंगडन टॉर्टोइस जो है ये एक्सटिंक्ट हो गए थे गैलापागोस आइलैंड से, क्योंकि गोट इंट्रोड्यूस कर गए थे इस आइलैंड में, जिनकी ज्यादा ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी, ज्यादा तेजी से घास खाती थी, तो अबिंगडन टॉर्टोइस डिप्रेशन में चले गए। इसे इंटरफेरेंस कंपटीशन हम लोग कह रहे थे। अब इस कंपटीशन से रिलेटेड दो तीन रूल्स हैं जो कि हम लोगों को समझने होते हैं, और उसके बाद आपका ये जो खेला है ये समाप्त हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लेट्स अंडरस्टैंड दीज रूल्स वेरी वेरी क्लियरली, एक एक रूल को आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ कंपटीशन के बारे में, ठीक है। यहां पर पहली चीज जो आती है वो है कॉम्पिटिटिव रिलीज। खोपड़ी पे लगाइए नारियल का तेल, नाम में घुस जाइए। कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी कॉम्पिटिशन ही रिलीज कर दिया, कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी कॉम्पिटिशन ही रिलीज कर दिया। समझ लीजिए आप क्लास में सेकंड नंबर पे आते थे, एक लड़का है वो फर्स्ट नंबर पे आता था। अब ये फर्स्ट नंबर का लड़का जो है ये स्कूल छोड़ करके चला गया है, इसके पिताजी की पोस्टिंग आ गई है कहीं पर, ये अब स्कूल छोड़ के चला गया है, क्या आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे आ जाएंगे? भाई सबकी रैंक एक एक ऊपर हो जाएगी, फर्स्ट रैंक वाला चला गया है। अगर आप इस फर्स्ट वाले को कंपीट नहीं कर पा रहे थे तो आप सेकंड आ रहे थे, ये फर्स्ट वाला खुद ही चला गया भैया स्कूल छोड़ करके, किसी और स्कूल में जाके टॉप करेगा। आप तो सेकंड से फर्स्ट आ गए ना, आप तो स्कूल टॉपर बन गए। यस, सिमिलरली यहां पर क्या होता है, आपका कंपटीशन रिलीज हो गया है। इसी प्रकार से दो स्पीसीज हैं ए और बी, ए सुपीरियर है, बी इंफीरियर है। हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली जब इसको हटाया, सुपीरियर वाले को हटाया, तो ये इंफीरियर वाला अपने आप को ही दादा समझने लगा और उसने सारा इलाका खुद घेर लिया। तो दो प्रकार के बर्नैकल्स होते हैं, दो प्रकार के बर्नैकल्स होते हैं। एक होता है बर्नैकल बेलेनस जो कि सुपीरियर है, और एक होता है बर्नैकल कैथेमेलस जो कि इंफीरियर है ना। तो कॉर्नेल साहब ने इस चीज को प्रूव किया, कॉम्पिटिटिव रिलीज को प्रूव किया कि बर्नैकल बेलेनस जो कि सुपीरियर था, डोमिनेट कर रहा था, इसको जब मैंने हटा दिया है एक इलाके से, तो बर्नैकल कैथेमेलस जो कि इंफीरियर था, यही अपने आप को दादा समझने लगा। यानी इंफीरियर वाला अपने इलाके को बढ़ा लेता है। अगर सुपीरियर वाला गायब कर दिया है मैंने, तो इंफीरियर वाला सुपीरियर वाले इलाके को भी घेरने की कोशिश करेगा कि यार ये तो चला गया, इसके इलाके पे भी मैं ही कब्जा कर लेता हूं। तो जब आप कंपटीशन को रिलीज करते हो, जब आप कंपटीशन को रिलीज कर देते हो, जो फर्स्ट रैंकर था उसी को भगा देते हो, तो सेकंड रैंकर उसकी भी जगह को घेर लेता है, उसे भी आपका अड्डा बना लेता है, नया अड्डा बना लेता है। कॉर्नेल साहब ने इस कॉम्पिटिटिव रिलीज को प्रूव किया था। दूसरा जो आपका रूल है यह है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि एकदम गलत था लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। नाम में घुस जाओ खोपड़ी पे तेल लगा के, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन से साउंड आ रहा है एक्सटिंक्ट का, एक्स का साउंड आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यानी अगर दो लोग लड़ रहे हैं, एक तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा, एक की तो बैंड ही बजा देंगे हम लोग, एक ही सर्वाइव करेगा, दूसरे की बैंड बज जाएगी जो इंफीरियर होगा, ऐसा आपके गॉज साहब ने कहा। तो गॉज साहब ने क्या कहा, एक्सक्लूजन में ही एक्सटिंक्ट का साउंड आ रहा है। इन्होंने कहा जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करेंगे एक ही रिसोर्स के लिए जो कि लिमिटेड है, तो ये एक साथ लंबे टाइम तक नहीं रह पाएंगी, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इनमें से जो इंफीरियर वाली है ये एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते नेचर से कोई भी एक्सटिंक्ट हो, इसीलिए एक और चीज पे हम लोग फोकस करते हैं विच इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स यानी जितनी भी रिसोर्सेज है, जितने भी खाने पीने की चीजें है, इनकी हम पार्टीशनिंग कर लेंगे, बांट लेंगे कि भाई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, एक ने कहा कि मैं दिन में खाना खा लूंगी, एक ने कहा मैं रात में खा लूंगी, एक ने कहा मैं इतनी घास खा लूंगी, दूसरे ने कहा मैं इतनी खा लूंगी। इन्होंने चीजों को बांट लिया जिससे आपस में कंपीट ये ना करे। सो कंपीटिंग स्पीसीज जो है ये आपस में इवॉल्व कर जाती हैं और साथ में रहने की कोशिश करती हैं कि कोई भी एक्सटिंक्ट ना हो।
सो ये डिफरेंट टाइम को चुन सकती हैं कि कोई सुबह खाना खा लेगा, कोई दोपहर में, कोई शाम को, या डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न ये बना लेती हैं कि एक पेड़ है तो पेड़ का हिस्सा बांट लिया, भैया तुम इतना खा लो, तुम इतना खा लो, तुम इतना खा लो, तुम इतना खा लो, और कोई नीचे पड़ी हुई डेबरी खा लेगा। 5 अलग अलग स्पीसीज थी तो 5 अलग अलग इलाके इन्होंने तोड़ लिए, एक झुंड इतना खा लेगा, एक झुंड इतना खा लेगा, एक झुंड इतना, एक झुंड इतना, एक झुंड इतना, एक झुंड इतना। सबने अपना अपना इलाका बांट लिया है कि कंपटीशन हो ही ना, सबने अपना अपना इलाका बांट लिया है। इस चीज को प्रूव किया मैक आर्दूर साहब ने। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वार्बलर्स की यानी बर्ड्स की, ये सेम पेड़ पे रह रही थी और इन्होंने एक पेड़ पे देखा कि 5 अलग अलग बर्ड की स्पीसीज रह रही हैं, फिर भी इनमें कंपटीशन नहीं है, सबने अपना अपना इलाका और खाने का टाइम बांटा हुआ है, तो सब मौज मस्ती काट रही होती है। ये हम लोगों ने देखा। तो कॉम्पिटेटिव रिलीज में आपने कॉम्पिटिशन ही रिलीज कर दिया, जो टॉप मार रहा था उसी को रिलीज कर दिया। तो कॉर्नेल साहब ने इस चीज को प्रूव किया था, है ना। बर्नैकल बेलेनस जो कि टॉपर था, इसको जब हटा दिया तो बर्नैकल कैथामेलस जो कि सेकंड नंबर पे आ रहा था, ये उसकी जगह भी घेर लेता है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन से ही पता लगता है, यहां से साउंड आएगा एक्सटिंक्ट का। तो इनका यह कहना था कि जो इंफीरियर स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, सुपीरियर स्पीसीज बची रहती है। तो अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए मारामारी करेंगी तो इंफीरियर वाली जो है एलिमिनेट हो जाएगी, ऐसा इनका कहना था। पर यह बात गलत थी, क्योंकि मैक आर्दूर साहब ने कहा कि मेरे भाई यहां पर आपका होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, यानी अलग अलग जो स्पीसीज हैं अगर एक जगह पर भी रह रही हैं तो ये अपने खाने पीने के टाइम को और पैटर्न को बांट लेंगी, जिससे कि आपस में कंपटीशन ना हो। जैसे इन्होंने बताया एक ही पेड़ पे 5 अलग अलग वार्बलर्स की स्पीसीज रह रही हैं तो भी उनमें कंपटीशन नहीं है। ठीक है। अब एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि हर्बीवोर एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर। कार्निवोर यानी बड़े बड़े जो जानवर हैं यूजुअली क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं, अपने आप को कंपटीशन से बचा लेते हैं। पहली बात तो कंपटीशन का बहुत ज्यादा डर भी नहीं होता। लेकिन ये जो हर्बीवोर है और प्लांट है, अगर कंपीट कर भी रहे हैं तो भागेंगे कहां, प्लांट भाग नहीं सकता। और एक कंपटीशन में अगर प्लांट को दिक्कत हो गई तो प्लांट पे डायरेक्टली कौन डिपेंड करता है, हर्बीवोर, तो हर्बीवोर को भी दिक्कत हो जाएगी। भाई अगर प्लांट है इट इज अफेक्टेड बाय कंपटीशन, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो प्लांट पे ही डिपेंड कर रहे थे हर्बीवोर, डायरेक्टली उनका भी काम खराब हो जाएगा। प्लांट कहीं नहीं जा सकता तो हर्बीवोर भी यूजुअली उसी के आसपास ही रहता है, ये भी अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन कार्निवोर जो है ये यूजुअली भ्रमणकारी होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे लंबे ट्रेवल्स कर सकते हैं और आराम से जो है अपने आप को एक दूसरे इलाके में ले जा करके एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि एक जंगल है बहुत बड़ा है, एक पार्ट अगर आपका इफेक्ट हो गया, वहां पे कम हर्बीवोर है तो ये थोड़ा सा घूमते घुमाते दूसरी जगह निकल जाएंगे, एक जंगल के दूसरे हिस्से में, वहां जो है शिकार करना स्टार्ट कर देंगे। राइट। सो प्लांट और हर्बीवोर ज्यादा इफेक्ट होते हैं ड्यू टू कॉम्पिटिशन। ये आपकी पूरी की पूरी कहानी है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर की। मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर एक एनोटेटेड एनसीईआरटी दूंगा, उस एनोटेटेड एनसीईआरटी में ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट भी होगा, तो उस ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट को एक बार आप रीड जरूर कर लीजिएगा, मन हो तो सबसे एंड में रीड करिएगा, हाई प्रायोरिटी टॉपिक नहीं है, सबसे एंड में रीड कर लीजिएगा, बस यहां पर कनेक्ट हो जाइए जिससे कि हम लोग जुड़े रहे। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम चैप्टर की, एंड इकोसिस्टम के बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ हम इस सीरीज को समाप्त कर रहे होंगे। एंड पूरा का पूरा फोकस फिर हम प्रैक्टिस पे लगा रहे होंगे। सो ये 4 ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि बचे हुए हैं, तो इनके लिए अपने आप को एकदम पूर्णतः तैयार रखना है। और आगे आने वाले 2 चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, जानबूझ के छोटे छोटे रखे गए हैं। बीच में अगर टाइम मिलेगा तो प्रिंसिपल्स में बीच में पढ़ा दूंगा कि एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, जिससे ऑर्गेनाइज्ड भी रहे हमारी ये सीरीज और आपका काम भी अच्छे तरीके से चलता रहे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन। अब आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। अगर मजा आया तो विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन, आप सभी के कमेंट्स में पढ़ूंगा और बाकायदा रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद।